अगले दिन वो शूट पर जाने से कबल साहिर को देखने अस्पताल चली आई थी। वो उसे पहले से खासा बेहतर महसूस हो रहा था। उसे दरवाजे में देखकर वो सीधा हो बैठा था। उसके कसरती बाजू अस्पताल के गाउन से वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे थे। सेलिना को उन बाजुओं को देखकर हमेशा हैरत होती थी। कितनी मेहनत लगती होगी ऐसे बाजू बनाने के लिए। विसाखता ही उसकी निगाह अपने नाजुक से हाथों पर गई थी। शायद उसे भी थोड़ी कसरत करनी चाहिए थी ताकि मारिया जैसे लोगों का मुंह तोड़ सकती। सर झटकती वो आगे बढ़ आई थी। मुस्कुराकर साहिर को देखा। कैसे हो साहिर? अब वो आगे बढ़ी, उसके तकिए के पीछे हाथ देकर उसे सीधा बैठने में मदद दी। साहिर उसके वालहानापन पर लम्हे भर को गुलाबी हुआ था। मैं ठीक हूँ मैडम। उसने साइड टेबल पर ताज़ा फलों की थैलियाँ रखी और फिर कुर्सी खींचकर उसके बेड के पास आ बैठी। साहिर उसके ऐसे बैठने पर हैरान हुआ था। उसके पास उसने महज एक हफ्ते के लिए काम किया था और वो ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे वो बरसों उसके साथ काम करता रहा हो। कैसे हो? रात को ठीक से सोए थे क्या? एक हफ्ते काम करने के बाद आप अपने मुलाजमीन से इतना बेतकल्लुफ़ हो जाती हैं? पूछा गया। वो उसके सवाल पर पहले पहल चौंकी थी, फिर कंधे उचकाए। एक दिन भी काम करोगे तो मैं ऐसे ही बात करूँगी तुमसे। मुलाजिम हो तो क्या हो गया? मुलाजिम होने से पहले इंसान हो तुम। क्या आप हर लम्हा इतनी ही अच्छी रहती हैं? थकन नहीं होती आपको? वो वाक़तन जानना चाहता था। यहाँ वो हंसती थी। यासिर के साथ काम करता था ना वो, उसका कसूर नहीं था। अच्छे होने में कैसी थकन? थकन तो बुरा होने में लगती है ना। थकन हर उस चीज़ में लगती है जो आप ना हो। जो आप हो उसे होने में थकन नहीं होती। अगर आपको अच्छा होने में थकन नहीं होती तो आप अच्छी ही हैं। वो उसके जवाब पर हैरान हुई थी। इस पूरे एक हफ्ते में महज उसने एक या दो दफ़ा के अलावा बात नहीं की थी। वो फितरतन ही खामोश इंसान था। अगर उसे पता होता कि वो इतनी अच्छी बातें करता है तो वो उसे खामोश न रहने देती। इतना अच्छा बोलते हो तो इतने चुप क्यों रहते हो? वो पूछ रही थी। शायद आपको अच्छा इसीलिए लग रहा है क्योंकि मैं चुप रहता हूँ। और अब के उसके अब्रू वाक़तन ऊपर को उठ गए थे ताज्जुब से। तुम्हारे निचले फ्लोर पर क्या सब ऐसे ही हैं? ज़हीन और एक से बढ़कर एक उस्ताद? ज़रा कुर्सी पर आगे हुई राहदारी से पूछने लगी। साहिर ने यूं ही कंधे उचकाए थे। सब यूनिक और काम करने वाले लोग हैं। यासिर कैसा है? उसकी ख़ास बात क्या है? स्ट्रॉन्ग नर्व्स का बंदा है। इसके अलावा उसकी कोई खामी बताओ। एग्रेसिव है, दिमाग ख़राब हो जाए तो उखाड़ कर फेंक देता है सब कुछ। वो पीछे हो बैठी थी। ये तो बहुत बुरी खामी है, लेकिन मैंने उसे हर वक्त गुस्से में देखा तो नहीं है। हर वक्त नहीं मैडम, हर वक्त गुस्से में आने वाला बंदा नहीं है वो, लेकिन जब गुस्सा आता है तो तबाह कुन हद तक आता है। क्या तुम्हें गुस्से में उससे डर लगता है? साहिर उसके सवाल पर हल्का सा हंस दिया था। नहीं, मुझे उससे डर नहीं लगता। मैं और वो एक ही जितने ताकतवर हैं। वो मारेगा तो मार भी उतनी ही बुरी खाएगा। साहिर का जवाब सुनकर वो आंखें फैलाए उसे देखने लगी थी। क्या तुम उसे काम डाउन नहीं करोगे? साहिर को अब बेतरह हंसी आ रही थी। इतनी समझदार क्यों थी आखिर सेलिना? सॉरी, लेकिन लड़कों की लड़ाई में कोई किसी को काम डाउन नहीं किया करता। ये लड़का होने के नाते असूलों के ख़िलाफ़ है। लड़ाई रोकना असूलों के ख़िलाफ़ है? ये कैसे बेकार असूल हैं भाई? वो बदमज़ा हुई थी। उसने महज कंधे उचकाए थे। कुछ और बताओ यासिर के बारे में। मुझसे पूछो मेरे बारे में। उसे क्यों परेशान कर रही हो? और वो जाने कब उसके सर पर आ खड़ा हुआ था। वो उसकी आवाज़ पर उछली थी। उसी तेज़ी से चेहरा घुमाकर उसे देखा। तुम कब आए? उसी तेज़ी से उठी जब तुम साहिर से पूछ रही थी कि वो मुझे काम डाउन क्यों नहीं करेगा। साहिर की हंसी बेसाख्ता थी। यासिर को भी उसका फक चेहरा देखकर हंसी आ रही थी, लेकिन वो चेहरा सीधा रखे उसे देख रहा था। वो गड़बड़ाई थी। एक निगाह साहिर पर डाली, फिर दूसरी निगाह यासिर पर। लड़ाई में हमेशा दूसरों को ठंडा करते हैं, ना कि उनके गुस्से को मज़ीद हवा दी जाए। मैं हैरान हूँ कि एजेंसी ने तुम्हें अपॉइंट क्यों किया है। कितने नॉन सीरियस हो तुम दोनों। हम इंतहाई नॉन सीरियस लोग हैं, इसीलिए हमसे दूर रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी संजीदगी में खलल वाक़ई हो जाए। उफ, कितने सीधे चेहरे के साथ तंज किया करता था। सेलिना ने दांत पीस कर उससे देखा था। क्या तुम हमेशा ही ऐसे तंज करते रहते हो? कहाँ, हमेशा तंज करने के लिए आप जैसी समझदार खातून का मौका पर मौजूद होना लाजिम है। मुझे पता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। खुद को बहुत ज़हीन समझते हो ना तुम? नहीं, खुद को नॉन सीरियस समझता हूँ। इस साहिर की खांसती हंसी बेसाख्ता थी। सेलिना ने एक खफा निगाह साहिर के चेहरे पर डाली थी, फिर उन्हीं आंखों से साथ हाथ बांधकर इस्तादा यासिर की जानिब देखा।
वो तो तुम हो। अगर तुम लड़ाई को रोकने की बजाय बढ़ावा देते हो तो तुम इस दुनिया के सबसे ज़्यादा नॉन सीरियस इंसान हो। और बॉडीगार्ड होने के बाद तुम्हें ऐसा रवैया जेब नहीं देता। क्या लोग तुम्हें अपनी हिफाजत के लिए नहीं रखते? दादा, बिल्कुल दादा की तरह बात किया करती थी वो। जब वो यासिर को किसी मामले में कायल नहीं कर पाते थे तब ऐसे संजीदा चेहरे के साथ अजीब सी बातें किया करते थे। रखते तो हैं, अब उन्हें कौन बताएगा मेरी गैर संजीदगी का। वो वाकईतन फिक्रमंद महसूस हुआ था। सेलिना का दिल किया अपना मगरमच्छ की खाल वाला पर्स उसके सर पर दे मारे। इससे पहले कि वो मज़ीद उसकी इज्जत अफजाई करता, वो यहाँ से चली जाना चाहती थी। अगले पल वो हील पटकती बाहर की जानिब बढ़ गई थी। यासिर और साहिर दोनों उसे जाता हुआ देख रहे थे। वो मासूम है या बेवकूफ़? साहिर के सवाल पर यासिर ने गहरा सांस लिया था। दोनों। एक्ट्रेसेस ऐसी होती नहीं है। वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या मैं ठीक से रात को सोया। कितना अजीब सवाल है ना। वो हल्का सा मुस्कुराया था, फिर उसकी जानिब पलटा। अजीब तो है, जब भी तो सेलिना की जानिब से किया गया है। साहिर ने समझकर सर हिलाया था। खैर, तुम कैसे हो? वो लम्हे भर को खड़े खड़े ही उसकी खैरियत दरियाफ्त करने आया था। साहिर ने सर हिलाया था। वो यासिर को पहले से खासा सेहतमंद लग रहा था। सेलिना को कौन गार्ड कर रहा है? चीफ जिसको भी असाइन करेंगे वही गार्ड करेगा। साहिर ने एक गैर आरामदेह सा पहलू बदला था। यासिर ने बगौर उसे देखा। उन्हें किसी और गार्ड के हवाले मत करना। क्यों? वो बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं हर एक के साथ, और फिलहाल उनके मामले में किसी पर भी भरोसा करना ठीक नहीं होगा। वो उसकी बात समझता था, इसीलिए हाथ हिलाकर बाहर की जानिब बढ़ गया। उसकी मुनफरिद फैशन परेड ने उसे पूरी इंडस्ट्री में रातों रात मशहूर कर दिया था। वो अपने ऊपर हर एक की निगाहें महसूस कर रही थी। लोग उसके आगे बढ़ने पर एक दूसरे के कानों में सरगोशियां कर रहे थे। वो उन्हें सुन सकती थी, लेकिन गहरा सांस भरकर उन्हें नज़रअंदाज करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। आज उसकी फैशन परेड का आखिरी दिन बाकी था। कल के वाक़ये के बाद भी सायरा की वजह से उसे अपना काम जारी रखने का मौका मिल गया था। अगर वो इस आखिरी दिन को हज़फ कर देती तो पूरे हफ्ते की मेहनत ज़ाया चली जाती, जो वह चाहती नहीं थी। उसे पैसों की अशद ज़रूरत थी। ड्रेसिंग रूम में काम करती लड़कियां उसे ठहर कर देख रही थी। वहाँ पर मौजूद कई नामवर एक्ट्रेसेस ने भी उसे मायने खेज निगाहों से देखकर रुख फेर लिए थे। अगले ही लम्हे सायरा अंदर दाखिल हुई। सबको उसकी जानिब देखता महसूस किया तो उसकी तेवरी चढ़ गई थी। क्या कोई तमाशा हो रहा है यहाँ? सख्त आवाज़ में पूछा तो सभी खजल से होकर यहाँ वहाँ देखने लगे। उसे कल सेलिना वाले वाक़ये की खबर थी, लेकिन वो वक्त न मिलने के बायस उससे बात नहीं कर पाई थी। उसने उसे हाथ से थामा और अपने साथ लिए उसे अपने ड्रेसिंग रूम में ले आए। कई आईनों के फ्रेम्स पर लगे सफ़ेद कुमकुमों की रोशनी आंखों में चुभ सी रही थी। तुम्हारा गार्ड कहाँ है आज? वो कल के वाक़ये के बारे में पूछकर उसे मज़ीद दुखी नहीं करना चाहती थी। हॉस्पिटल। मारिया के गार्ड्स ने बेचारे को पता नहीं क्या इंजेक्ट किया था। उसकी तबीयत बहुत गैर हो रही थी। कल वो भी अफसोस के साथ उसके साथ ही आ बैठी थी। अब तबीयत कैसी है उसकी? बेहतर है। सायरा ने गहरा सांस लिया था, फिर उसकी जानिब देखा। आज तुम्हें एक ग्रूम के साथ वॉक करनी है रैंप पर, तुम कर लोगी ना? उसने सायरा की जानिब देखा। आज का थीम वेडिंग थीम था। उसे सफ़ेद लिबास ज़ेबतन करके वलीमे की दुल्हन बनना था। उसने अस्बात में सर हिलाया। क्या चारा रह जाता था भला उसके पास? इनकार की सूरत में उसे पैसों से हाथ धोना पड़ता। अच्छा चलो, मैं तुम्हारा मेकअप कर देती हूँ। ड्रेस काफ़ी भारी है, उसे पहनकर सेट होने में भी वक्त लगेगा। उसने सर अस्बात में लाया और फिर उठकर आगे कुर्सी पर आ बैठी। अब उसे अगले कई लम्हात यूं ही बगैर थके तैयार होना था। जब वो कई घंटों की मेहनत के बाद तैयार हो चुकी तो लिबास तब्दील करने चली गई। जब वापस आई तो दरवाजे के बाहर रश सा लगा था। उसने अचंभे से उस जानिब देखा और थोड़ा आगे बढ़ाई। एहसन अली दरवाजे के सामने खड़ा डिज़ाइनर से कुछ कह रहा था, कुछ बहुत नागवार सा। मैं सेलिना के साथ रैंप पर वॉक नहीं करूँगा। मेरी रेपुटेशन का सवाल है। एक बदनाम ज़माना एक्ट्रेस के साथ 2 कदम चलकर मैं अपना आप सवालिया निशान नहीं बनाना चाहता। वो इंडस्ट्री का उभरता सितारा था और हर उभरते सितारे की तरह उसे भी खुद पर बहुत गरूर था। उसका चेहरा लम्हे भर को सफ़ेद हुआ था। एक्ट्रेसेस, डिज़ाइनर्स, मेकअप आर्टिस्ट्स और जाने कौन कौन उसकी बुलंद आवाज़ सुनकर उस जाने मतवज्जे हो चुका था। उसे अपने लिबास और तैयारी से लम्हे भर को घिन आई थी। दिल क्या सब कुछ नोच कर उतार दे या कहीं भाग जाए। तुम अपनी बकवास बंद रखो। अगर वॉक नहीं करनी तो मत करो, बाहर में जाओ। सारा उससे भी बुलंद आवाज़ से बहस कर रही थी। तमाशा सा लग गया था। मारिया हसन के आसार अब तक बाकी थे। वो चुपचाप साथ रखी कुर्सी पर बैठ गई थी। ओह रियली? मैं जाऊंगा भी नहीं। मेरा स्टैंडर्ड अभी इतना गिरा नहीं है।
डिज़ाइनर्स के पास एहसन की मिन्नतें करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो 6 फुट कद का मालिक वजीह सा बंदा था। जो लिबास उसने ज़ेबतन करना था वो किसी और पर जचता ही नहीं। इससे पहले कि सायरा उसका मुंह तोड़ देती, किसी की आवाज़ हजूम से उभरी थी। तुम्हारा स्टैंडर्ड जितना हाई है तुम्हारी खुश कलामी से पता चल रहा है। दूसरों को उनके गिरे स्टैंडर्ड्स की वजह से बेइज्जत करने वाले अपने स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। कोई अब हजूम में से रास्ता बनाता उस तक आ रहा था, वो भी उस जितना ही दराज कद था। आपकी तारीफ़, ऐसा ने नागवारी से कहकर उससे पूछा था। सेलिना का गार्ड अंदर बराजमान। सेलिना ने एक झटके से सर उठाया था। वो इस आवाज़ को पहचानती थी। सायरा समेत अब सब उसे देख रहे थे। अच्छा तो तुम हो वो कल वाले यंग मैन? वो इस्तज़ा सा हंसा था। यासिर को हंसी नहीं आई, ज़रा सी भी नहीं। एहसन को संजीदा होना पड़ा। सॉरी, मैं आपकी एक्ट्रेस के साथ काम नहीं कर सकता। मुझे अपनी इज़्ज़त बहुत अजीज़ है। बहुत छोटी सी इज़्ज़त है यार तुम्हारी तो। रैम पर हल्की सी वॉक करने से ख़तरे में पड़ जाएगी। पीछे कहीं से दबी दबी सी हंसी उभरी थी। एहसन को अपनी कनपट्टियाँ तपती हुई महसूस हुई। डोंट मैस विद मी। आप मुझे जानते नहीं हैं, मुझे तुम्हें जानना भी नहीं है। इतनी छोटी सी इज्जत रखते हो। मेरी तो एक खुश बयानी से तुम्हारी इज्जत चले जाने का खदशा रहेगा। और साथ खड़ी सायरा की हंसी बेसाख्ता थी। वो उससे ज़्यादा सीधे चेहरे के साथ नहीं सुन सकती थी। इससे पहले कि वह एहसन की इज्जत को खाक कर ही देता, वो आनन फानन वहाँ से चला गया था। डिज़ाइनर जब उसे खूनख्वार निगाहों से तक रहे थे। तुमने उसे भगा दिया, अब सेलिना के साथ रैंप पर वॉक कौन करेगा? उनमें से एक बोली थी। उसने कंधे उचकाए। ये उसका मसला नहीं था। आप इसे ही क्यों रैंप पर नहीं भेज देती सेलिना के साथ? अच्छा खासा हैंडसम और टॉल है ये भी, सायरा ने मज़े से कहा था। डिज़ाइनर्स की आंखें अगले ही लम्हे चमकी थी। यासिर की सारी बेनियाजी अनका हो चुकी थी। वो बेख्तियारी 2 कदम पीछे हटा था। क्या हुआ? अभी सेलिना के लिए लड़ते हुए तो बहुत ज़बान चल रही थी तुम्हारी। सायरा कहाँ बाज आ रही थी। गार्ड होने की हैसियत से उसके लिए हाथ भी चल सकते हैं, पीछे होते हुए कहा था। दरवाजे में ठहर कर उसे देखती सेलिना ज़ेरे लब हल्का सा मुस्कुराई थी। कोई रास्ता नहीं, अब तुम्हें ही जाना पड़ेगा उसके साथ रैंप पर। बहुत ख्याल है ना तुम्हें अपनी एक्ट्रेस का, अब भुगतो। एक डिज़ाइनर ने जल कर कहा था। उसे उसका अंदाज बहुत नागवार गुजरा और इससे पहले कि वह मुंह भरकर इनकार कर देता, उसकी निगाह दरवाजे में इस्तादा सफ़ेद लिबास में मलबूस सेलिना पर पड़ी थी। कामदार लिबास, ज़ेबतन किए, खूबसूरत मेकअप के साथ, कानों में झुमके पहने, वो उसे लम्हे भर को मबहूत कर गई थी। उसके बाल खुलकर कंधों पर गिर रहे थे। सायरा को भी उसके बाल स्टाइल करने थे। उसकी जानिब उम्मीद से देखती सेलिना ने, क्या वो इनकार कर सकता था? क्या करना होगा मुझे? कुछ पल बाद उसने बिगड़े बिगड़े नकुश दिए कहा था। वो जो दरवाजे में इस्तादा थी लम्हे भर को हंसती। क्या इतना टॉल और बड़ा सा मर्द क्यूट हो सकता था? अगर नहीं हो सकता था तो यासिर उसे इतना क्यूट क्यों लगता था? क्या तुम राज़ी हो? एक साथ चीखने की आवाज़ें उभरी थी। उसने गहरा सांस लेकर सर इस बात में लाया। मूड अलबत्ता उसका ख़राब ही रहा। मुझे हाथ मत लगाना कोई भी, मैं खुद तैयार हो सकता हूँ। ऐसे कैसे? तुम्हारे बालों को स्टाइल करना और स्पॉटलाइट्स में इंसान का चेहरा बगैर मेक ओवर के ब्लैंड लगता है। तुम्हें ऐसे जाने नहीं दिया जा सकता। ओके फिर मैं नहीं जा रहा। और इससे पहले कि वो पलट जाता, सबने एक साथ ही उसे चीख कर रोका था। उसके कानों से खून आना रह गया था बस। उफ, ये ख़वातीन भी ना। ओके ओके, तुम जैसे कहोगे हम वैसे ही करेंगे। वो ड्रेसिंग रूम में लिबास तब्दील करने गया तो सायरा उसकी जानिब चली आई। उसे हाथ से पकड़कर कुर्सी पर बिठाया। वो अब उसके बालों को संवार रही थी। एक निगाह उसने आईने पर भी डाली थी। सेलिना के चेहरे पर उभरती मुस्कुराहट, वो बहुत कुछ समझ रही थी। ये यासिर का क्या सीन है? उसने सरसरी सा पूछा तो उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। अनजान बनते हुए उसकी जानिब देखा। क्या सीन है? अच्छा जी, हमसे पंगे? सायरा ने उसकी कुर्सी अपनी जानिब घुमाई थी। कमरे में उसकी हंसी गूंजी। यू लाइक हिम? नो आई डोंट। झूठ मत बोलो, क्या इतना ज़्यादा पता चल रहा है? उसने एकदम पूछा तो सायरा गर्दन पीछे फेंक कर हंसी। नहीं, बिल्कुल पता नहीं चल रहा। वो भारी दुपट्टा उसके बालों पर टिकाती मुस्कुराहट दबाए पूछ रही थी। सच बताओ, बस इतना पता चल रहा है कि वो तुम्हें अच्छा लगता है। सेलिना की चीख निकलते निकलते रह गई थी। सायरा हंसती जा रही थी। वो भी पसंद करता है या एक तरफा मोहब्बत करने का इरादा कर रखा है तुमने? उसने मुस्कुराकर कंधे उचकाए थे। मुझे सच में नहीं पता। अच्छा बताओ, क्या वो तुम्हारी तारीफ़ करता है? बिल्कुल नहीं। क्या तुमने उसे अपनी जानिब देखते हुए कभी पकड़ा है? हरगिज़ भी नहीं। मेरी जानिब देखना तो वो अपनी तौहीन समझता है। अच्छा, क्या वो तुम्हारी बातों पर हंसता है? नहीं, वो महज मुझ पर हंसता है। उफ, सायरा की हंसी नहीं रुक रही थी।
क्या वो तुम्हें अक्लमंद समझता है? उसे लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ लड़की हूँ। ठीक ही समझता है। मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। क्या वो तुम्हारे साथ खुश होता है? वो मेरे साथ बहुत बेजार होता है सायरा। और अब बस, मज़ीद मुझसे कुछ मत पूछना। मुझे पता है वो मुझे पसंद नहीं करता। अच्छा, एक आखिरी सवाल, तुम्हारी खूबसूरती से तो मुतासिर होता होगा? उसे लगता है कि मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं। सायरा की हंसी रुकना बहुत मुश्किल हो चुका था। सेलिना जैसे चेहरे बनाकर जवाब दे रही थी ना, कोई कैसे नहीं हंस सकता था भला। उसका दुपट्टा सेट हो चुका था। दूसरी जानिब यासिर ड्रेसिंग रूम से बाहर की जानिब बढ़ा तो लम्हे भर को सब खवातीन ने ठहर कर उसे देखा। सफ़ेद बेदाग से 3 पीस सूट में मलबूस, गर्दन पर जमे स्याह बू को दुरुस्त करता वो वाक़तन बहुत वजी लग रहा था। तुम गार्ड क्यों हो? तुम्हें तो मॉडल होना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो एक्टर होना चाहिए। इस हाइट और इन लुक्स के साथ तुम धूम मचाओगे। धूम मचाने का मुझे कोई शौक़ नहीं है, और एक्टर जहर लगते हैं मुझे। एक खातून को बिना देखे जवाब देता वो बाहर की जानिब बढ़ गया था। बेमुरव्वत लड़का। अगले ही लम्हात में सेलिना उसके साथ आ खड़ी हुई। उसने उसकी जानिब देखा तक नहीं। वो दोनों बैक स्टेज पर मौजूद थे, स्पॉटलाइट में। उनका खैर मुकदम सबसे आखिर में किया जाना था। थैंक यू, उसने सामने देखते हुए आहिस्ता से कहा था। यासिन ने सर असबात में हिलाया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं ये कर रहा हूँ। उसकी बात पर सेलिना हंस पड़ी थी। वो इस दुल्हन की मानित लग रही थी जो अपने दुल्हन होने पर नाजा होती है। मेरे लिए तुम क्या क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए नहीं, अपनी जॉब के लिए। फिर सब यूं ही बहाने बनाते हैं। अपनी जॉब को आर साबित करके मुझसे राब्ते में रहना चाहते हैं। मैं अभी वापस जाकर ये साबित कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए ये सब नहीं कर रहा। सेलिना ने बेसाख्ता उसे बाजू से पकड़ कर रोका था। उसी पहर उन पर सफ़ेद चमचमाती स्पॉटलाइट गिरी। वो दोनों एक दूसरे की जानिब देख रहे थे। स्पॉटलाइट्स तले उनका नाम कॉल किया जाने लगा था। स्याह पड़े हॉल से तालियों की बेतहाशा गूंज महसूस हो रही थी। उन दोनों ने कदम एक साथ आगे बढ़ाए थे। सेलिना अब सबको हाथ हिलाती मुस्कुराकर एतमाद से चल रही थी। यासिर संजीदा था। ज़रा जो मुस्कुरा देता। थोड़ा मुस्कुरा दो, उसने सामने देखते हुए उससे ज़ेरे लब कहा था। बिला वजह क्यों मुस्कुराऊं? यासिर, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। सबको मुस्कुराकर देखती वो धीमी आवाज़ में दांत पीसकर उसे कह रही थी। तुम नहीं फाड़ सकती। हाँ, ये कहते हुए वो हल्का सा मुस्कुराया था। सेलिना ने उसे खफा निगाहों से देखा था। अच्छे लग रहे हो। स्टेज के आखिर पर ठहर कर वो उससे कह रही थी। जानता हूँ कितनी खुद पसंद हो ना तुम, बहुत ज़्यादा। टीवी पर निगाहें जमाए अरमान ने कहाँ सांस लिया, गहरा सांस लिया। उसने बॉडीगार्ड होने के साथ साथ मॉडलिंग कब शुरू की? दादा भी मैसम के साथ टीवी देखते हैरत का मुजस्मा बने बैठे थे। कभी मैसम को देखते, कभी टीवी को। नामवर डिज़ाइनर्स के साथ बराजमान सुल्ताना नाज ने अपने बेटे को स्टेज पर देखा तो गुंग रह गई। ये सब उनके लिए बहुत हैरान कुन था। हनीफा, जो सलमान के साथ ऑफिस किसी फाइल के सिलसिले में बात करने आए थे, लम्हे भर को टीवी देखकर ठहर गए। यासिन ने मॉडलिंग कब शुरू की? उन्होंने पलटकर सलमान से पूछा था। वो मुस्कुराकर पीछे हो बैठे। कोई सिचुएशन हो गई होगी यकीनन। ऐसी क्या सिचुएशन हो गई होगी भला? हुई होगी, हमें इसकी वजाहत का इंतज़ार करना चाहिए। उसके साथ एतमाद से खड़ी सेलिना को देखकर हनीफा का दिल पिघल ही तो गया था। मेरी बेटी कितनी प्यारी है ना चीफ, वो मुस्कुराकर कहे बगैर नहीं रह सके थे। सलमान ने भी मुस्कुराकर सरस बात में हिलाया था। वो दोनों अब स्टेज से वापस पलट रहे थे। तालियों में कान पड़ी, आवाज़ सुनाई न देती थी। स्टेज इतना चिकना है, ऊपर से ये भारी लिबास और सोने पर सुहागा कि कई इंच लंबी हील्स। ध्यान से चलो, अगर गिरी तो मैं उठाऊंगा नहीं, यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। वो दोनों अब एक दूसरे को जले कटे जवाबात देते वापस चले आए थे। स्टेज पर कहीं कपल्स के साथ उन्हें भी एक कतार में खड़ा होना था। उसी पहर अंधेर कमरे में बड़ा जमान एक शख्स उन्हें बेहद सर निगाहों से तक रहा था। फिर वो उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़कर टीवी बंद किया। उसका वजूद अंधेरे में अंधेर ही लग रहा था। उसके बाजू पर एक निशान था, एक जला हुआ खुंदा गया निशान, अधूरे दिल का निशान। समरीन रज़ा के बंगले पर आज इंस्पेक्शन को पूरा एक हफ्ता गुजर चुका था। कत्ल घर के अंदर हुआ था, वो भी लाउंज के दरमियान में। अरमान इंस्पेक्स टीम के साथ एक बार फिर क्राइम सीन पर मौजूद था। बंगले के उकबी और बैरूनी हिस्सों पर भी इंस्पेक्स टीम के
लोग काम कर रहे थे, हाथों में सफ़ेद दस्ताने पहने। अरमान संजीदगी से एक तिजोरी के सामने झुका हुआ था। वो हर एक चीज़ को कई बार देख चुका था। समरीन रज़ा के कमरे को आखिरी दफ़ा तनकीदी निगाह से देखकर वो बाहर निकल आया था। लम्हे भर को उसने सर उठाकर लाउंज की छत की जानिब देखा और कुछ था कि वो अगला सांस नहीं ले सका। छत मध्यम से सफ़ेद रंग की थी, बिल्कुल साफ, लेकिन उस पर खून के चंद छींटे लगे हुए थे। उसकी आंखें नासमझी से सिकुड़ी थी। इंस्पेक्स टीम का एक बंदा उसकी जानिब कुछ दिखाने बढ़ा तो उसे छत की जानिब देखकर अपनी ही जगह ठहर गया। एक लम्हे को सर उठाकर देखा, छत पर खून के छींटे थे, गहरे सुर्ख रंग के, जो वक्त के साथ साथ अब स्याह पड़ते जा रहे थे। ये खून यहाँ कैसे आया? अकरम ने नासमझी से पूछा था। अरमान की निगाहों ने छत से लाउंज की ज़मीन तक सफ़र किया। हमें हथियार का अब तक इल्म नहीं हो सका है ना? उसने याद दहानी के लिए पूछा था। अकराम ने अस्पात में सर हिलाया। अरमान अब छत और लाउंज के दरमियान मौजूद फासले को अपनी निगाहों से टटोल रहा था। गालिब ख्याल यही है कि हथियार बहुत भारी नोयत का है, अकरम ने कहा तो उसने सर अस्पात में हिलाया। छत और ज़मीन का फासला इतना ज़्यादा नहीं है। ये लाउंज जापानी तर्ज पर बनाया गया है। इसकी सीलिंग और फर्श के दरमियान ज़्यादा स्पेस नहीं होती, इसीलिए ये खून के छींटे छत पर जा लगे हैं। मतलब? अकरम को उसकी बात समझ नहीं आई थी। मतलब ये कि जब उसने विक्टिम के सर पर ज़ोरदार हथियार से एक दफ़ा वार किया तो उसके सर से निकलता खून इस हथियार पर लग गया, लेकिन विक्टिम एक वार के बाद भी जिंदा रही। जब उसने दोबारा वार करने के लिए हथियार ऊपर उठाया तो ये उसने छत पर लगे खून के छींटों की जानिब इशारा किया। खून के छींटे यहाँ आ लगे। अकरम के लब ओह में सुकड़े थे। रिपोर्ट में यही दर्ज है कि विक्टिम के सर पर एक से ज़ायद दफ़ा वार किया गया। उसकी खोपड़ी दरमियान से अलग हो गई थी। बिल्कुल, वो विक्टिम के मर जाने के बाद भी कई दफ़ा उसके सर पर हथियार से मारता रहा है। सीख क्या है ये आदमी? उसने अफसोस से भारी सांस खारिज की थी। लेकिन कातिल ने बार बार वार क्यों किया? वो तो पहले ही 2 वार में मर गई थी। ओह सीरी, उसने बेसाख्ता कहा तो अकरम चौंका। इंस्पेक्शन के बाकी लोग भी लाउंज में चले आए थे और अब वो सब भी सर उठाए छत पर लगे उस खून को तक रहे थे। OCD, इसका यहाँ क्या लेना देना? उसके सवाल पर अरमान ने सर अस्पात में लाया और एक को हाथ से इशारा किया। इस खून को लेबॉर्ट्री में इंस्पेक्शन के लिए भेज दो, टेस्ट करो ये खून समरीन रज़ा का है भी या नहीं। उसके हुक्म पर अब वो उस खून के सैंपल्स लेने लगे थे। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एक ऐसा डिसऑर्डर जो मरीज़ को एक ही बार काम बार बार करने पर मजबूर करे। एक ही काम के साथ इंसान ऑब्सेस्ड होकर उसे बार बार करना चाहे और ख़ुद को रोकना उसके लिए कठिन हो। जैसे आप एक बार हाथ धोने के बाद भी अक्सर अपने हाथों को बार बार धोते हो। आपको लगता है आपके हाथ ठीक से साफ़ नहीं हुए, हालांकि ये सब वहम होता है, लेकिन आपके दिमाग को लगता है कि ऐसा नहीं है। ये एक पैटर्न है जो वक्त के साथ साथ मरीज़ की ज़िंदगी के हर काम में दाखिल हो जाता है। हाथ धोने से लेकर वो ज़िंदगी की हर चीज़ को बार बार करने की कोशिश करता है। उसने यहाँ भी यही करने की कोशिश की है। अकरम मुँह खोले छत को तक रहा था। हो सकता है कि उसे डिसऑर्डर ना हो, वो बस परफेक्शन से अपना काम करने का आदी हो। परफेक्शनिस्ट विक्टिम के मर जाने पर रुक जाता, लेकिन डिसऑर्डर का शिकार इंसान विक्टिम के मर जाने पर भी खुद को नहीं रोक पाया। उसने फ़ोन निगाहों के सामने किया और अकरम को हाथ से इशारा करता बाहर निकल आया। अजीम, समरीन रज़ा की ऑटोप्सी रिपोर्ट मौजूद है तुम्हारे पास? गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठता वो दूसरी जानिब की बात सुन रहा था। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, रिपोर्ट निकाल कर रखो, उसने कहकर फ़ोन डैशबोर्ड पर डाला और गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। वो दोनों स्टेज से उतर आए थे। फैशन शो अपने इख्तिताम को पहुंचा था। सेलिना के आसपास फैंस का जमे गफ़ीर इकट्ठा होने लगा तो यासिर को उस डिज़ाइनर लिबास में भी उसका गार्ड बनना पड़ा। वो ऑटोग्राफ देती उसकी जानिब हंसी दबाकर देख रही थी। आप सेलिना जी के बॉडी गार्ड हैं? एक लड़की ने पलट कर उसकी जानिब देखा था। यासिर ने सर अस्बात में हिलाया। आप गार्ड हैं? फिर आपने इनके साथ रैंप पर वॉक क्यों की? एक और लड़की बोली थी। जिस मॉडल ने मेरे साथ वॉक करनी थी वो भाग गया, फिर इस बेचारे को ही बलि का बकरा बनाना पड़ा, सेलिना ने अफसोस से कहा था। लेकिन मजाल है जो उसके अंदाज में ज़रा सा भी अफसोस महसूस होता। वो वाज़े तौर पर यासिर की पोजीशन से हज़ उठा रही थी। आपका बकरा तो बहुत हैंडसम है सेलिना जी,
एक कहीं से बोली तो हर जानिब से हंसी उभरी। सेलिना को बेतहाशा गुदगुदी हुई थी। उसका बकरा बहुत बेजार खड़ा था। कुछ पर वो अपने फैंस के साथ बातें करती रही। यासिर पीछे हो गया था। वो सेलिना के पीछे खड़ा था ताकि वो अपने फैंस के साथ सुकून से बात कर सके। यकदम ही हजूम से एक लड़का भी सेलिना की जानिब ऑटोग्राफ लेने बढ़ा। सेलिना मुस्कुराकर उस 18 साल प्यारे से लड़के को ऑटोग्राफ दे रही थी। क्या नाम है तुम्हारा? आबाद। वो मुस्कुराई थी। प्यारा नाम है। थैंक यू, आप भी बहुत प्यारी हैं। वो बोला तो सेलिना मुस्कुराई। उसका दिल आज बहुत खुश था। उसने ऑटोग्राफ देकर उसकी जानिब पैर बढ़ाया। क्या मैं आपको एक बार गले लगा सकता हूँ? लड़की हंस दी थी और सेलिना ने हैरत से उसकी जानिब देखा था। फिर मुस्कुराकर जो ही आगे बढ़ने लगी तो यासिर ने उसे हाथ से पकड़कर रोक लिया। उसने चौंक कर गर्दन फेरते हुए उसे देखा था। यह आपसे गले नहीं मिल सकती। वो आगे बढ़ाया था, एक हाथ से सेलिना को थामे हुए, एक जानिब किए हुए। आबाद नामी लड़के ने मायूसी से सेलिना की जानिब देखा। क्यों इससे गले नहीं मिल सकती? सेलिना ने भी उतनी ही हैरत से पूछा था। यासिर ने गहरा सांस लेकर उसे घूरा। बस नहीं मिल सकती, कुछ सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र वो किसी भी मर्द को हाथ नहीं लगा सकती। आप भी तो मर्द हैं, लड़के ने नागवारी से कहा था। मैं इनका गार्ड हूँ। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं सिक्योरिटी खदशात की वजह से किसी मर्द को हाथ नहीं लगा सकती? सेलिना की हैरान आवाज़ एक बार फिर से उभरी तो यासिर ने कराहकर आंखें मींची। तुम तो चुप करो यार, उसने धीमी आवाज़ में उसे तनबीह की थी। लड़का मायूस होकर चला गया। लड़कियां भी चट गई। वो दोनों लिबास तब्दील किए ड्रेसिंग रूम के बाहर आ खड़े हुए। ऐसी कौन सी सिक्योरिटी है जिस पर वो अपने फैंस को गले नहीं लगा सकती? सायरा ने पूछा तो उसने कंधे उचकाए। तुम्हारा गार्ड मेरी समझ से बाहर है सेलिन। उसने साथ खड़ी सेलिना को देखा तो वो भी बेबसी से गहरा सांस भरकर रह गई। तुम्हारी क्या, ये तो मेरी समझ से भी बाहर है। बेचारा आबाद इतना मायूस होकर चला गया। बच्चा नहीं था वो, यासिर ने खफकी से कहा तो वो दोनों चौंकी। 18 साल का लड़का हमारे लिए बच्चा ही है यासिर, लेकिन मेरे लिए बच्चा नहीं है। तुम्हें क्या मसला? इतना प्यारा बच्चा था वो। प्यारा नहीं था वो, ठहर ठहर कर कहा तो सायरा की हंसी बेसाख्ता उभरी। सेलिना हैरत से मुंह खोले उसका चेहरा देख रही थी। तुम इतने रूखे क्यों हो? गार्ड ऐसे ही होते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होते। साहिर इतना स्वीट था, उसने खफकी से तड़क कर कहा। वो असर लिए बगैर डीठों की तरह खड़ा रहा। सायरा उन दोनों को लड़ता छोड़कर अपने काम की जानिब बढ़ गई थी। उसे अभी जो यहाँ मज़ीद कहीं घंटे लगने थे, वो उन दोनों के साथ अपना वक्त नहीं बर्बाद कर सकती थी। वो दोनों भी बाहर की जानिब बढ़ आए थे, पार्किंग एरिया की जानिब खामोशी से बढ़ते हुए। यासिर चेहरा घुमाए बगैर तनकीदी निगाहों से जायज़ा ले रहा था। तुम आज यहाँ क्यों आए थे? अपनी कार के पास ठहरकर उसने पूछा था। स्वीट से साहिर ने कहा था कि सेलिना को किसी और गार्ड के हवाले मत करना। वो बहुत जल्दी हर एक पर भरोसा करके अपने अक्लमंद होने का सबूत देती है। उसके जवाब पर वो बेबसी से हंस दी थी। फिर चेहरा उठाकर उसे देखा। आबाद कितना प्यारा लड़का था। साहिर कितना सॉफ्ट गार्ड है। तुम क्यों इतने बदतमीज़ हो? क्योंकि मैं आबाद और साहिर नहीं हूँ। सेलिना ने उसके जवाब पर गहरा सांस लिया था। आज के लिए बहुत शुक्रिया। कोई ज़रूरत नहीं। आबाद और साहिर तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं ना? और यहाँ सेलिना का कहका बहुत बेसाख्ता उभरा था। जिस तरह जलकर उसने कहा था ना, वो पहले उसके अंदाज पर हंस सकती थी। तुम जेलस हो रहे हो? वो बहुत हैरान थी। बिल्कुल भी नहीं, तुम हो रहे हो। वो उसके चेहरे को देखकर हंसती जा रही थी। अच्छा बस, अब तंग नहीं कर रही। नहीं है साहिर और आबाद तुमसे ज़्यादा अच्छे। यासिर जाने की गर्दन झुकाकर बिल्कुल हल्का सा मुस्कुराया था। वो दरवाज़ा खोलते खोलते लम्हे भर को ठहर कर उसकी जानिब मुड़ी थी। आबाद मेरे लिए वाकई बच्चा था यासिर, उसने संजीदगी से कहा तो यासिर ने भी उसे उतनी ही संजीदगी से देखा। 17-18 साल लड़के बच्चे नहीं हुआ करते। उन्हें बच्चा समझना गलती है और किसी भी मर्द के साथ बिला वजह स्किनशिप अच्छी बात नहीं है। एक्ट्रेसेस इन बातों को समझती नहीं है, लेकिन यही फैंस आगे जाकर इनके लिए ख़तरनाक स्टॉकर साबित होते हैं। मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं, इसीलिए रोका था तुम्हें। आगे करोगी तब भी रोकूंगा। हर उस काम से रोकना मेरा फ़र्ज़ है जो तुम्हारे लिए हाल या मुस्तकबिल में ख़तरनाक साबित हो सकता है। उसके जवाब पर वो चुप सी हो गई थी। फिर मुस्कुराकर सर हिलाया। जिन मामलात का मुझे इल्म नहीं, मैं इन मामलात में तुम्हारे फैसलों पर भरोसा करूँगी। गुड, अब चलती हूँ, बहुत थकन हो गई है। अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा ठीक से बंद करना और किसी के लिए बिला वजह खोलने से परहेज़ करना। कोई इशू हो तो कॉल कर देना। रात को बाहर मत निकलना। उसे हदायत देता देखकर जाने क्यों वो बिना सोचे मुस्कुराने लगी थी। फिर हाथ आगे बढ़ाकर उसके माथे पर गिरते बालों को हाथ से बिखेरा तो उसकी ज़बान लम्हे के अगले हिस्से में रुक सी गई। उससे जैसे यकीन नहीं आया कि सेलिना ने उसके बालों को छुआ है। कुछ कह रहे थे तुम?
उसे चुप देखकर वो हौले से बोली तो यासिर खनखार कर 2 कदम पीछे हटा। और ये कि तुम मुझे हाथ नहीं लगाओगी? वो हंसी थी। क्यों? सिक्योरिटी रिस्क हैं। और वो हंसती जा रही थी। तुमने आज इतना हंसाया कि अब डर लग रहा है। किस बात से? खुश होने से। तुम खुश हो? तुम्हारे साथ होती हूँ, आहिस्ता से कहा तो यासिर आलम ने लब दांतों तले दबाकर रुख दूसरी जानिब मोड़ लिया। अच्छा ठीक है, अब घर जाओ, रात हो गई है। ओके। अच्छे बच्चों की तरह बात मानकर कार का अगला दरवाज़ा खोलती हुई वो अंदर आ बैठी थी। अगले हफ्ते भी तुम ही गार्ड करोगे? शीशा नीचे करके पूछा तो उसने सर नफ़ी में हिलाया। नहीं, तुम्हारा सॉफ्ट साहिर करेगा। उसने हंसकर चाबी इग्निशन में घुमाई और हाथ हिलाती कार आगे बढ़ा ली गई। वो उसकी गाड़ी को दूर जाता देखता रहा, फिर अपनी कार की जानिब चला आया। उसी पहर उसके फ़ोन पर अरमान की कॉल आने लगी थी। कुछ मसरूफियत के बायस वो अरमान से मिल नहीं सका। अगली सुबह एजेंसी के निचले फ्लोर पर खासी गहमा गहमी थी। वो अपने कैबिन में बड़ा जुमान था कि एक गार्ड ने दरवाजे से सर अंदर डाला। क्या यहाँ मॉडल यासिर आलम रहते हैं? पीछे से दबी दबी हंसी उभरी थी। शेर, उसने सर उठाए बगैर तनबीह की तो वो यूं गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। अगले लम्हात में वो हनीफा और सलमान के सामने हाथ बांधे खड़ा था। तुमने मॉडलिंग कब शुरू की? जानते हो ना, गार्ड होने के साथ कोई भी पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते तुम। हनीफा ने ठंडी सी टोन के साथ मीठा सा तंज किया था। उसने गहरा सांस लिया था। जिस मॉडल ने वॉक करनी थी वो भाग गया था। मैंने कोई तफसील नहीं मांगी। सलमान ने हंसी छुपाने के लिए चेहरा झुका लिया था। उसने सर इस्पात में हिलाकर यहाँ से निकलने ही में आफिया जानी थी। अपने ऑफिस की जानिब बढ़ने ही लगा था कि साथ से गुजरते सीनियर गार्ड ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे कल ही पता चला है कि तुम सफ़ेद सूट में भी अच्छे लग सकते हो। उसने ज़हनी तौर पर कराह कर गहरा सांस लिया था। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया कैसा भाई? भाई हो तुम अपने। जी बिल्कुल। कुछ पल बाद उसने कैबिन में आकर फाइल ज़ोर से टेबल पर पटकी। उसी वक्त अरमान उसके ऑफिस में दाखिल हुआ था। तुम कल रैंप पर क्या कर रहे थे? उसने उसे खूनख्वार नज़रों से घूरा। अरमान को समझ नहीं आया कि वो इतने गुस्से में क्यों है। क्या मुझसे अगर कल के बारे में एक और सवाल किया ना तुमने तो सलामत नहीं जाओगे यहाँ से। अरमान हंस रहा था। यकीनन सबने उसकी नस पर सवालात मारे थे, इसीलिए वो तपा बैठा था। केस का क्या बना? कोई लीड? कुछ पल बाद उसने सर उठाते हुए पूछा तो अरमान ने सर इस बात में हिलाया। वो उसके सामने एक कुर्सी पर बैठा था। कातिल को कंपल्सिव डिसऑर्डर है। उसके अब्रू लम्हे भर को सुकड़े। कैसे? उसके कत्ल करने के अंदाज से पता चलता है। मैं कल समरीन रज़ा की रिपोर्ट देखने गया था, लेबॉर्ट्री। उसकी रिपोर्ट में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह उसे कत्ल किया गया वो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। किसी ज़हनी मरीज़ का काम लगता है ये। एक रिपोर्ट देखकर उसे डिसऑर्डर का शिकार कह देना एक बड़ा दावा है, उसने कहा तो अरमान ने समझकर सर हिलाया। लेकिन उसके कत्ल करने का तरीका, उसका हथियार, इस हथियार का इस्तेमाल, वक्त और जगह सब एक ख़ास पैटर्न के तहत किया गया है। क्रिमिनल प्रोफाइल्स का मानना यही है कि कातिल को कोई ना कोई ज़हनी आर्जा लाहक है। क्रिमिनल प्रोफाइलर्स की तरफ से हतमी रिपोर्ट आ गई क्या? फ़िलहाल तो नहीं, वो कुछ रिसर्च कर रहे हैं। कुछ दिनों तक मिल जाएगी रिपोर्ट। उसने हंकारा भरकर सर हिलाया था। 8 दफ़ा। कुल 8 दफ़ा उसने विक्टिम के सर पर हथियार से वार किया है। क्या तुम्हें यह नॉर्मल लगता है? अरमान ने कुछ पल बाद पूछा तो उसने सर नफ़ी में हिलाया। 8 दफ़ा बहुत ज़्यादा था। उसका हथियार किस नौयत का है? हथौड़ी नुमा, लकड़ी के दस्ते वाला, बाहरी बरगम। ये महज क्या सराई है। हाँ, विक्टिम के ज़ख्मों से तो अब तक यही अक्स किया गया है। कातिल का कद कितना है? 6 फीट 1 इंच। अरमान ने जवाब दिया तो उसने सर हिलाया। वो कुछ सोच रहा था। क्यों पूछ रहे हो? मैं किसी को जानता हूँ जो इतना इंदराज कद है? उसने कहा तो अरमान चौंका। यकदम ही वो कुर्सी पर सीधा हो बैठा था। ऐसे कद रखने वाले बहुत से लोग हैं, हर कोई कातिल नहीं हो सकता। तुमने बताया था ना कि समरीन रज़ा अपने मरने से 1 दिन पहले तक एक माहिर नफ्सियात से सेशंस लेती रही थी। अरमान ने सर इस्पात में हिलाया। उसे यासिर के इस्तफसार की समझ नहीं आई थी। मैं एक माहिर नफ्सियात को जानता हूँ जो हमारी एजेंसी की तकरीबन हर एक्ट्रेस को सेशंस दे चुका है। अरमान अब के मुकम्मल तौर पर सीधा हो बैठा था। कौन है? एक मोहित हसन की एक धुंधली सी छवि उसकी आंखों के सामने लहराई थी। अगले ही पल उसने इंटरकॉम उठाकर कान से लगाया। वो अब ज़ार को ऑफिस में आने का कह रहा था। कुछ पल बाद ज़ार अंदर चला आया था।
मोहित हसन को जानते हो ना? डॉक्टर मोहित हसन। ज़ार ने नासमझी से सरस बात में लाया था। वो हमारी एजेंसी में खासा मशहूर है, क्योंकि कमोबेश हर एक्ट्रेस ने उससे सेशंस ले रखे हैं। एक रिपोर्ट तैयार करो, इस रिपोर्ट में हर उस एक्ट्रेस को शामिल करो जो मोहित हसन से सेशंस लेती रही हो। कम ऑन, शाम तक मुझे रिपोर्ट अपने टेबल पर चाहिए। ज़ार ने सर हिलाया और बाहर की जानिब बढ़ गया। तुम ऐसे किसी पर शक नहीं कर सकते यासिर, अरमान ने उसे टोका था। उस बंदे की टाइमिंग्स बहुत ऑफ है, उसने कहा तो अरमान चौंका। क्या मतलब? एक दफ़ा सेलिना उससे सेशन लेकर वापस आ रही थी तो उस पर लिफ्ट में हमला हो गया था। दूसरी दफ़ा जब वो जीनों पर ऊपर चढ़ रही थी तब उस पर हमला हुआ था और ये बंदा उस वक्त उन जीनों पर मौजूद था। ये हर गैर मुतवक्को जगह पर मौजूद होता है और गैर मुतवक्को जगहों पर मौजूद होने वालों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अरमान खामोश सा हो गया था। यकीनन यासिर ने कुछ तो सोच के किया होगा। अगले ही पल उसके फ़ोन पर कॉल आने लगी तो वो उठ खड़ा हुआ। फिर खुदा हाफिज़ कहता जो ही बाहर की जानिब बढ़ने लगा तो अंदर बढ़ते शेर से टकरा गया। शेर शरारतन अंदर दाखिल होकर यकीनन यासिर को तंग करने का इरादा रखता था। वो मुस्कुराकर सर झटकता बाहर की जानिब बढ़ गया था। पीछे यासिर शेर की क्लास ले रहा था। शायद वो सब जानबूझकर ही उसे परेशान करते थे, उसके गुस्से से महसूस होते थे। अगले पूरे दिन वो और अरमान केस में उलझे रहे। सेलिना से भी उसकी मुलाकात नहीं हो सकी। साहिर तंदुरुस्त होकर वापस सेलिना को गार्ड करने जा चुका था। उसके पास उससे मिलने का कोई जवाब नहीं था। वो भी शायद अपनी शूट के साथ मसरूफ़ थी, इसीलिए उससे दोबारा रब्ता नहीं जोड़ सकी। मारिया और वाजिद की जानिब से भी गहरी खामोशी महसूस हो रही थी। उसे बस उनकी खामोशी चुभ रही थी। रात के पहर वो अपने ऑफिस से बाहर निकल रहा था जब उसकी निगाह साहिर पर पड़ी। इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेलिना को कौन गार्ड कर रहा है? साहिर अनिफ़ा के ऑफिस की जानिब बढ़ रहा था। उसके पास ठहर गया। उनकी शूट आज जल्दी मुकम्मल हो चुकी थी और उन्होंने किसी साइकेट्रिस्ट से मिलना भी था। मैंने कहा कि मैं साथ चलता हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसने बेसाख्ताई कलाई पर बंधी घड़ी देखी थी। रात के 10 बज रहे थे। इस वक्त मोहित से मिलना सेलिना के लिए हरगिज़ भी ठीक नहीं था। उसने साहिर के कंधे को थपक कर आगे बढ़ने का इशारा किया और खुद लिफ्ट की जानिब बढ़ गया। कहाँ हो तुम? उसने फ़ोन कान से लगाए हुए गाड़ी की जानिब बढ़ते पूछा था। कुछ पल बाद वो मोहित के क्लिनिक के सामने कार रोक रहा था। साफ सुथरी सी ऊंची सड़क पर एक लंबा सा लैंप नुमा बल्ब रोशन था। अतराफ में खासे पुरअमन लग रहे थे। उसके क्लिनिक की लोकेशन काफ़ी अच्छी थी। वो आसपास देखता ऊपर की जानिब उठती सड़क पर चल रहा था। फिर क्लिनिक का दरवाज़ा धकेलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर की दीवारें चिकने से सफ़ेद रंग से मज़य्यन थी। दिमाग को सुकून देती ठंडी रोशनियों से जगमग करता क्लिनिक किसी भी खतरे से खाली था। उसने रिसेप्शन पर मौजूद लड़की से मोहित के ऑफिस के मुतालिक पूछा। आप इस वक्त अंदर नहीं जा सकते, मोहित सर एक क्लाइंट के साथ मसरूफ़ है। लेकिन वो नहीं सुन रहा था। उसने कदम आगे बढ़ाए और अगले ही पल दस्तक दिए बिना ऑफिस का दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। टेबल के पीछे बैठा मोहित उसकी आम से हरगिज़ भी नहीं चौंका था। सेलिना ने भी कुछ महसूस करके चेहरा फेरा था। उसे अपने सामने देखकर वो यकीनन हैरान हुई थी। रिसेप्शनिस्ट पीछे से दौड़ती आ रही थी। आप ऐसे दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन मोहित ने उसे 2 उंगलियों से इशारा किया तो वो पीछे हो गई। यासिर उसी पल दरवाज़ा बंद करता आगे बढ़ाया था। फिर कुर्सी पीछे घसीटकर सेलिना के बराबर और मोहित के ऐन सामने आ बैठा। दीवार पर लगी कीमती घड़ी में रात का वक्त टिक टिक कर रहा था। उसने घड़ी से नज़रें हटाकर मोहित की जानिब देखा। क्या ये वक्त ठीक है अपने मरीज से मिलने के लिए? मोहित इंतहाई सुकून से कुर्सी पर पीछे हो बैठा था। सेलिना नासमझी से उसकी जानिब देख रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने मुझसे इसीलिए पूछा था कि मैं कहाँ हूँ? वो धीमी आवाज़ में पूछ रही थी। आवाज़ में हल्की सी नाराज़गी भी थी। वक्त मैंने तय नहीं किया, मोहित ने उसी सुकून से कहा था। उसके स्याह बाल पीछे की जानिब सलीके से जमे थे। सफ़ेद चेहरा, गहरी भूरी आंखें, इस्त्रीशुदा चेक शर्ट पहने वो किसी मुजस्मे जैसा दिखता था, ठंडा और ठहरा हुआ मुजस्मा। वक्त मैंने तय किया था यासिर। मोहित अपने ऑफ आवर्स में से मुझे वक्त दे रहा है। सेलिना की आवाज़ में अब के वाज़े खफकी थी। 20 नवंबर की रात कहाँ थे तुम? अपने बाबा के साथ एक फॉर्मल डिनर में शरीक था मैं। सेलिना को उसके सवाल की समझ नहीं आई थी, लेकिन मोहित और यासिर बगैर गड़बड़ाए बात कर रहे थे। कोई एलिबाई? 50 लोग शरीक थे उस डिनर में। वो सब मेरे एलिबाइज़ हैं। समरीन रज़ा को जानते हो? ये सवाल जाने क्यों बहुत चुपती निगाहों के साथ पूछा था यासिर ने। सेलिना अब के बुरी तरह चौंकी थी। उसे समरीन रज़ा के गायब हो जाने की कुछ खबर थी, लेकिन यासिर समरीन के मुतालिक मोहित से क्यों पूछ रहा था? मेरी पेशेंट थी वो।
थी? यासिर ने ज़ेरे लब दोहराया। थी। अब के सवालिया पूछा। जी, वो मुझसे अपना आखिरी सेशन 19 नवंबर की रात लेने आई थी। इसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था और वो भी अपना मज़ीद इलाज नहीं करवाना चाहती थी। 19 नवंबर को वो तुमसे मिली और 20 नवंबर को किसी ने उसका कत्ल कर दिया। सेलिना की आंखें कत्ल लफ्ज़ पर फट गई थी। उसने खुले लबों के साथ यासिर की जानिब देखा था, एक नज़र मोहित पर भी डाली, लेकिन वो चौंका हुआ नहीं लगता था। शायद वो इस खबर के बारे में जानता था। क्या इस सब का मुझसे कोई लेना देना है? समरीन रज़ा चौथी विक्टिम है। पिछली 3 एक्ट्रेसेस जो तुमसे सेशंस लेती रही हैं, वो भी अपने घरों से गायब हैं। मोहित सीधा हो बैठा था, फिर दोनों हाथों को बाहम मिलाकर टेबल पर रखा। उसके अंदाज का सुकून बहुत अजीब था। क्या आपके पास मुझ पर शक करने के लिए कोई सबूत मौजूद है? उसकी आंखें हर नरमी से खाली थी। हर एक्ट्रेस अपने आखिरी सेशन के बाद गायब हुई हैं और हर एक्ट्रेस में एक कॉमन बात थी। वो हल्का सा आगे झुका था, फिर उसकी भूरी आंखों में झांका। वो सब अपने कम बैक की तैयारी कर रही थी और हर एक को कंपल्सिव डिसऑर्डर था। लम्हे भर को ऑफिस में सन्नाटा छा गया। कुछ था घड़ी की टिक टिक में कि सारा माहौल लम्हे भर को सर्द महसूस हुआ था। सेलिना को अपनी रीढ़ की हड्डियों में सनसनाहट महसूस हुई थी। ये बात आखिर किस तरफ जा रही थी? ये सब इत्तेफाक भी हो सकता है। क्या मेरी शक्ल पर गधा लिखा हुआ है? यासिर के पूछने पर मोहित हल्का सा मुस्कुराया था। मुझे कानून का इतना इल्म नहीं है मिस्टर आलम, लेकिन इतना इल्म ज़रूर है कि इतने मबहम सबूतों के साथ आप मुझे तहकीकात में शामिल करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। क्या आपको तहकीकात में शामिल होने पर कोई एतराज़ है? उसने पूछा तो मोहित ने सर नफ़ी में हिलाया। उसे कोई एतराज़ नहीं था। यासिर अगले ही पल उठ खड़ा हुआ था। सेलिना भी उसके साथ ही उठी थी। अगर एतराज़ नहीं तो दोबारा भी आपको तहकीक के लिए कॉल किया जा सकता है। बिल्कुल। वो दोनों पलटने ही लगे थे कि मोहित की आवाज़ पर अगले ही पल ठहर से गए। क्या आप जानते हैं मिस्टर आलम कि सुरमई और गहरा नीला रंग डिप्रेशन और स्याही की अलामत होते हैं? उसने चेहरा फेर कर मोहित की जानिब देखा। आंखें नासमझी से सिकुड़ी हुई थी। मोहित चेहरा सामने की जानिब मोड़े सुरमई और गहरे नीले रंग की पेंटिंग देख रहा था। फिर आहिस्ता से चेहरा उसकी जानिब फेरा। आपकी आंखें गहरे सुरमई रंग की हैं। क्या इस मबहम बात का मतलब जान सकता हूँ मैं? उसने गर्दन फेरे ही पूछा था। एक निगाह सामने लगी पेंटिंग पर भी डाली। कातिल डिप्रेशन का मरीज़ है। क्राइम सीन पर देखिए, सुरमई और गहरा रंग मौजूद होगा। और टिक टिक करती घड़ी जैसे साकित हो गई थी। मोहित हसन जैसा मशकूक आदमी यासिर ने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा था। कुछ था उसके अंदाज में जो बहुत गैर आरामदेह सा था। उसने कदम आगे बढ़ाए तो सेलिना उसके पीछे दौड़ती चली आई। उसका ज़हन इन दोनों की गुफ्तगू से माफ हुआ जा रहा था। उसी पहर अरमान की कॉल आने लगी तो उसने फ़ोन उठाकर कान से लगाया। प्रोफाइलर्स की रिपोर्ट आ गई है। उनका कहना है कि कातिल गहरे डिप्रेशन का मरीज़ है। उसने लम्हे भर को ठहर कर ऑफिस के दरवाजे की जानिब देखा था। सेलिना भी उसके साथ ही रुककर पीछे देखने लगी थी। उसका दिल अचानक से बहुत घबरा रहा था। अपने ऑफिस में बड़ा जमान मोहित हसन ने दराज खोल कर देखा। कुछ लम्हे वो ऐसे ही देखता रहा और फिर दराज बंद कर दिया। भारी भरकम सी हथौड़ी नज़रों से गायब हो गई। उसका पिछला सुकून थम गया था। अब वो सर्द पड़ती सुर्ख आंखों से ऑफिस के बंद दरवाजे की जानिब देख रहा था। टिक टिक फिर से शुरू हो गई थी। कुछ था जो उसे अपने हाथों से फिसलता हुआ महसूस हो रहा था। गाड़ी में गहरी खामोशी थी। सेलिना की कार यासिर की कार के पीछे थी। वो उसे उसके अपार्टमेंट तक छोड़ने जा रहा था। अपार्टमेंट की इमारत तक पहुंचकर वो अपनी कार से निकल आई थी। यासिर ने भी कार का दरवाज़ा अपने पीछे बंद किया और बाहर निकल आया। ये सब क्या था यासिर? क्या तुम मोहित पर शक कर रहे हो? वो एक बहुत अच्छा इंसान है। वो कातिल नहीं हो सकता। उसने बेचैनी से कहा तो यासिर ने गहरा सांस लिया, फिर सर इस बात में लाया। वो खुद भी उलझा उलझा सा लग रहा था। जाओ, दरवाज़ा ठीक से बंद करना, उसने कहा, लेकिन वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। पहले तुम मुझे बताओ चल क्या रहा है? कौन सी 4 एक्ट्रेसेस गायब हुए हैं? वक्त आने पर बताऊंगा। अभी सब कुछ कॉन्फिडेंशियल है और तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। ये सब जानकर बस मोहतात रहो, हालात ठीक नहीं चल रहे। लेकिन वो उसे सुन नहीं रही थी। क्या इसका मुझसे कोई ताल्लुक़ है? उसके सवाल पर वो लम्हे भर को ठहर गया था। विक्टिम्स में हमेशा कोई एक बात कॉमन होती है जिससे तहकीकाती टीम कातिल या अगवाकार का तयन करती है। यहाँ पर बहुत चीज़ें कॉमन हैं। सब एक्ट्रेसेस थी।
एक ही बंदे से नफ्सियात के मुतल्लिक सेशंस लेती रही थी। हर एक को डिसऑर्डर था और सब तुम्हारी तरह इंडस्ट्री में किसी स्कैंडल का शिकार होकर पसे पर्दा चली गई थी। जैसे तुम अपने कमबैक की तैयारी कर रही हो, वो सब भी कर रही थी। बहुत चीज़ें कॉमन हैं, इसीलिए जॉन्सी ने तुम्हें अपनी तरफ से गार्ड दिया है, समझी? उसकी आवाज़ जाने क्यों आखिर में सख्त हो गई थी। सेलिना को अपना रंग सफ़ेद पड़ता महसूस हुआ था। ये इत्तेफाक भी हो सकता है। यासिर ने गहरा सांस लेकर सरनफी में हिलाया था। मोहित भी यही कह रहा था। हर देखने वाले को यही लगेगा, लेकिन सब कुछ इत्तेफाक नहीं होता और पैटर्न तो कभी झूठ नहीं बोलते, याद रखना। कातिल या मुलजिम कितना भी ज़हीन क्यों ना हो जाए, लेकिन वो हमेशा एक पैटर्न के तहत काम करता है और इसी पैटर्न को फॉलो करने से वो पकड़ा जाता है। क्रिमिनल प्रोफाइलर्स उसे इत्तेफाक नहीं कहते, वो इसे हमलावर की नफ्सियाती हालत कहते हैं। खौफ से लम्हे भर के लिए उसकी टांगें जवाब दे गई थी। यासिर बहुत संजीदा था और उसे उसकी यही संजीदगी खौफज़दा कर रही थी। अब जाओ, परेशान मत हो, मैं साहिर को भेजता हूँ, वो गार्ड करेगा तुम्हें, उसने कहा और फिर कार का अगला दरवाज़ा खोलता अंदर जा बैठा। कभी न कभी तो उसे सेलिना को ये सब बताना ही था। वो शौक में थी, लेकिन वो जल्दी संभल जाएगी, उसे ये भी मालूम था। कार रिवर्स करता वो वहाँ से निकल आया था। उसे उसी पहर अरमान से मिलना था। अगले पल उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन कान से लगा लिया। जी दादा। यासिर, आज घर आओगे क्या बच्चे? उनकी शफीक सी आवाज़ पर वो ज़रूर मुस्कुराता, लेकिन फ़िलहाल वो परेशान था। नहीं, मसरूफ़ियत है, शायद अगले हफ्ते तक आऊँ। अच्छा बेटा, एक दफ़ा अपनी माँ से मिलकर बात कर लो, वो आज भी बहुत रो कर गई है मेरे सामने। मुझसे उसकी बेबसी और तकलीफ़ नहीं देखी जाती। पहले मेरा बेटा दुख देता रहा उसे, और अब तुम वही कर रहे हो। उसके लब बेख्तियार भिंच गए थे। चेहरा जो पहले ही संजीदा था मज़ीद खामोश महसूस होने लगा। ओके। दूसरी जानिब से कोई आवाज़ न उभरी। वो शायद उसके इतनी आसानी से राज़ी हो जाने पर हैरान हुए थे। क्या तुम मिलने जाओगे उससे? जी दादा, वहीं जा रहा हूँ। उसने स्टीयरिंग व्हील को गोल गोल घुमाकर कार का रुख मोड़ लिया था। सरदार के दिल को सुकून सा मिला था। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा घर पर इंतज़ार करूँगा। जब भी फारिग हो ज़रूर आना। उसने खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन रख दिया था। फिर उसी खामोशी से ड्राइव करता रहा। अगले कई लम्हात में वो सुल्ताना के बंगले के सामने अपनी कार रोक रहा था। चंद पल सामने देखता रहा और फिर दरवाज़ा धकेलता बाहर निकल आया। सुल्ताना लाउंज में अंधेरा किए बराजमान थी। वो आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाकर लाइट बोर्ड का बटन दबाया तो सारे लाउंज की बत्तियां रोशन हो गई। सुल्ताना ने बेसाख्ता अपनी आंखों पर हाथ रखा था, फिर तेज़ी से चेहरा फेर कर देखा और अगला सांस नहीं ले सकी। जाने कितने सालों बाद वो उसके घर आया था। यासिर आगे बढ़ा, खामोशी से एक सोफे पर जा बैठा। सुल्ताना बेयकीनी से उसे देख रही थी। दादा को क्यों परेशान करती हैं आप? ठंडे लाउंज में जैसे उसकी आवाज़ गूंज कर वापस आ रही थी। तुम मुझे इतना क्यों परेशान करते हो? तुम परेशान मत करो, मैं बाबा से कुछ नहीं कहूँगी। वो खफकी से गोया हुई। वो उसका चेहरा खाली नज़रों से तकता रहा। मैं आपको पहली और आखिरी दफ़ा कहने आया हूँ कि मुझे परेशान मत करें। मैं यहाँ पर सिर्फ इसीलिए आया हूँ ताकि आप दादा को आइंदा फ़िक्रमंद ना करें। वो बहुत मुश्किल से संभले हैं। मैं नहीं चाहता उनकी सेहत फिर से ख़राब हो। उसका अंदाज़ हर नरमी से खाली था। सुल्ताना की आंखों में जलती जोत बुझ सी गई। फिर उसकी आंखों में यखलकती तपिश सी उभरी। क्या वो लड़की तुम्हारी माँ से ज़्यादा अहम है, जो उसके साथ तुम रैंप पर वॉक तो कर सकते हो लेकिन मुझसे मिल नहीं सकते? वो लम्हे भर को ठटका था, लेकिन फिर संभल गया। मेरी जॉब का हिस्सा था वो। मैं किसका हिस्सा हूँ फिर? क्या मैं तुम्हारी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं? उसकी आवाज़ में जाने कितने ही आंसुओं की नमी थी। वो कुछ नहीं बोल पाया। तुम उस लड़की के साथ कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रहे हो, वो फिर बोली तो यासिर उठ खड़ा हुआ। उसे मज़ीद कुछ नहीं सुनना था। आइंदा दादा की जानिब से कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए मुझे, नहीं तो आप मेरा चेहरा देखने को भी तरस जाएंगी। वो आगे बढ़ाया था। सुल्ताना ने बेबसी से गर्दन फेरकर उसे जाता देखा। उसके पास अपने बेटे को रोकने का कोई तरीका नहीं था। वो डिटेक्टिव हेड ऑफिस चला आया था, लेकिन साथ मौजूद पुलिस स्टेशन और उस ऑफिस में मची हलचल देखकर लम्हे भर को ठहर गया। स्टेशन के दरमियाने टेबल्स के ऊपर लगी टीवी स्क्रीन पर आज की ताज़ा तरीन खबरें चल रही थी। जुए के अड्डों से कई लोगों को बराह रास्त गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क के कई नामवर अफराद भी उन गिरफ्तारियों में शामिल हैं। उसने टीवी स्क्रीन की जानिब देखा। वहाँ एक नाम पूरे ज़ोर शोर से जगमगा रहा था। सलीना मज़हर की वालदा शगुफ्ता को भी जुआ खेलते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। उसने अफसोस से गहरा सांस लिया। अरमान भी उस तक चला आया था।
कहाँ जा रहे हो तुम लोग? जहाँ गिरफ्तारियाँ हुई हैं वहाँ पर मज़ीद फोर्सेस तलब की गई हैं। जुबे के बड़े बड़े अड्डों के पीछे पुलिस कब से लगी हुई थी, हम लोग वहीं जा रहे हैं। उसने सर अस्बात में हिलाया। अरमान ने उसकी जानिब फिक्रमंदी से देखा था। सलीना तो ठीक रहेगी ना? उसने सर नफ़ी में हिलाया था। वो पहले ही मोहित और उसके माबैन हुई गुफ्तगू से परेशान हो गई थी। जाने अब वो शगुफ्ता की गिरफ्तारी को कैसे बर्दाश्त करती। फ़िलहाल हम एक्ट्रेसेस के केस को नहीं देख पाएंगे। ये मामला ज़रा ठंडा हो फिर ही कुछ हो सकता है। उसने समझकर सर हिलाया था। अरमान कहीं अफसरान के साथ बाहर के जाने बढ़ गया था। वो भी स्टेशन से बाहर निकल आया था। साहिर, सेलिना की तरफ जाओ, वहाँ उसे तुम्हारी ज़रूरत होगी। उसने फ़ोन पर हदायत देकर कार का अगला दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया। दूसरी जानिब सेलिना अपने अपार्टमेंट के बाहर ही एक जानिब खड़ी हो गई थी। उसके अपार्टमेंट के दरवाजे के बाहर रिपोर्टर्स का जमे गफीर था। उसने नासमझी से अपने मुस्तकिल बजते फ़ोन की जानिब देखा। क्या हुआ यूविल? इतने रिपोर्टर्स मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं? उसने आवाज़ हद्दुल मकदूर कम करके पूछा था। उनमें से एक भी उसकी जानिब मुतवज्जो हो जाता तो उसका यहाँ से निकलना मुश्किल हो सकता था। क्या? लेकिन यूविल की अगली बात सुनकर उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे रह गया था। माँ जुआ खेलते हुए गिरफ्तार कर ली गई थी। उसे लगा लम्हे भर को ज़मीन उसके कदमों तले लर्ज रही है। उसकी मेहनत की थी, इतनी मेहनत की थी उसने खुद को बाइज्जत तरीके से इंडस्ट्री में वापस लाने की। ये सब क्या होने जा रहा था? उसका जहन माऊफ हो गया था। हर जानिब जैसे गहरा अंधेरा छा रहा था। वो लर्जते कदमों से पीछे हटी, साथ कपकपाते हाथों से साहिरा को भी फ़ोन करने लगे। वो अपना फ़ोन नहीं उठा रही थी। वो शायद शहर में ही नहीं थी। कपकपाहट उसके पूरे वजूद में उतरती जा रही थी। आज उसने अपने साथ मफलर भी नहीं लिया था जिससे वो अपना मुंह छुपा सकती। उसने लिफ्ट के बजाय तारीक जिनों के जानिब कदम बढ़ाए थे। उसे जल्द ही जल्द उस इमारत से बाहर निकलना था। वो उस समय रिपोर्टर्स के साथ आ जाने जैसी कोताही नहीं कर सकती थी। उसने तेज़ी से जीनों पर कदम रखे और जल्दी जल्दी उतरने लगी। तारीक जीने उसकी मौजूदगी के साथ अपनी गुलबत्तियाँ रोशन करते जा रहे थे। एकदम ही उसे जीनों पर शोर सा महसूस हुआ। शायद किसी रिपोर्टर ने उसे देख लिया था और अब वो उसके पीछे भाग रहा था। उसने पार्किंग एरिया की जानिब खुलता दरवाज़ा तेज़ी से खोला और जो ही बाहर भागने लगी तो किसी से टकरा गई। चेहरा उठाकर देखा तो यासिर था, वो जो उससे अभी सख्त कलामी करके गया था। अब उसके सामने इस्तादा था, फिक्रमंदी से उसे देखता हुआ। क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों? रिपोर्टर्स मेरे पीछे हैं। उसका पसीने में भीगा जिस्म और लड़खड़ाती आवाज़। यासिर ने बेसाख्ता उसे अपने पीछे किया था। जीनों का दरवाज़ा खोलकर रिपोर्टर अब उन दोनों के सामने आ खड़ा हुआ था। सेलिना जी, क्या आप बता सकती हैं कि शगुफ्ता मैडम पर आयद किए गए इल्ज़ामात सच है? वो कपकपा रही थी। यासिर ने सख्त निगाहों से उस रिपोर्टर की जानिब देखा और फिर आगे बढ़कर उसे दीवार से लगाया। इंसानियत नाम की कोई चीज़ है भी तुम लोगों में या नहीं? 1 मिनट में दफ़ा हो जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उसने एक झटका देकर उसे छोड़ा तो वो पीछे जा गिरा। अगले ही लम्हे उसने सेलिना को साथ लिया और अपनी कार की जानिब तेज़ी से बढ़ा। लेकिन अगले ही पल उसके सामने 3-4 आदमी कहीं से निकल कर आ खड़े हुए थे। उनके जिस्मों पर जां बजा स्याह टैटूज बने थे, गले में मोटी चेनें लटकी थी और जिस्म गैंडी जैसे भारी भरकम थे। वो एकदम ही उस लिए पीछे हुआ था। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? लॉन शार्क्स, एक हंसकर बोला तो सेलिना का दिमाग भग से उड़ा। लम्हा लगा था उसे समझने में। उसकी माँ ने जुआ खेलने के लिए निचले तबके में पलते इन लॉन शार्क से सूद पर पैसा लिया था। लॉन शार्क से कभी मामला तय नहीं करने चाहिए। वो इंसानी आंतें बेचकर अपने पैसे वसूल करने के लिए मशहूर समझे जाते हैं। यासिर ने लम्हे भर को उसकी जानिब चेहरा फेर कर देखा था, फिर उसे अपने बिल्कुल पीछे कर लिया। इसने जुए के लिए पैसे नहीं लिए। इसने नहीं, इसकी माँ ने लिए। इमरजेंसी की सूरत में वो हमें इसका पता देकर गई थी। अब वो गिरफ्तार हो गई। हमारा पैसा क्या तुम्हारा बाप देगा? इस लड़की को हमारे हवाले कर दो। हमें इससे कोई सरोकार नहीं, बस हम अपना पैसा चाहिए। अगले पल उन्होंने बड़े बड़े छुरे निकाले तो सेलिना की चीख निकलते निकलते रह गए और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती वो यासिर पर झपट पड़े थे। छुरा बर वक्त पकड़ लिया गया था और इसी तेज़ी से पीछे खींचा गया तो उसकी हथेली में एक गहरा सा जख्म उभर आया। खून के कहीं कतरे ज़मीन पर गिरे थे। वो आगे बढ़ा और एक ज़ोरदार लात उछलकर उनमें से एक को मारी। एक से टकराकर 2 बंदे ज़मीन पर जा गिरे थे। वो अगले ही पल पलटा और उसे तेज़ी से आगे बढ़कर दूसरे के हाथ से छुरा अचका।
तेज़ फल वाला छुरा एक खतरनाक हथियार था। वो ज़रा सी गफलत पर गोश्त के अंदर तक बेबस हो जाता था। वो उन 4 लोगों से बैक वक्त लड़ रहा था। उसके बाजुओं पर जगह जगह कट लग गए थे। सेलिना मदद के लिए पुकार रही थी, वो रो रही थी। यासिन ने एक को ज़ोरदार घूंसा मारा तो वो लड़खड़ाकर एक गाड़ी पर जा गिरा। वो कदरे भारी जिस्म के थे, जल्दी हाँफने लगे। वो अब दूसरे का सर मुस्तकिल गाड़ी के बोनट से मार रहा था। हर जानिब खून खून फैल गया था। जब वो चारों इधर उधर गिरकर कराहने लगे तो उसने पलट कर लम्हे भर को सेलिना की जानिब देखा और फिर वो सांस नहीं ले सका। उन्हीं का एक साथी उसकी गर्दन पर छुरा रखे हुए था। वो दोनों हाथ उठाए साकित खड़ी थी, यूं जैसे सांस तक रोका हुआ था। छोड़ दो, उसकी बहुत खुरदरी सी आवाज़ उभरी थी और इससे पहले कि वो छुरा उसकी नरम गर्दन में मजीद पेवत करता, किसी ने उसे बालों से पकड़कर पीछे की जानिब घसीटा था। वो साहिर था। सख्त चेहरा लिया उसका छुरा उसे ही घुमा घुमा कर जगह जगह से जख्मी कर रहा था। सेलिना खौफ से सांस रोके खड़ी थी, फिर वो अगले लम्हे भाग कर उससे आ लगी। उसकी हिचकियाँ पार्किंग एरिया में गूंज रही थी। उसने गहरा सांस लेकर उसके बालों को नरमी से छुआ था। वो रोती जा रही थी। सब ठीक है, यहाँ से निकलना है पहले। उसने उसे खुद से हटाया, फिर अपने खून आलूद हाथ की परवाह किए बिना उसे अपने साथ लिए आगे बढ़ाया। साहिर उसके पीछे ही आ रहा था। मैडम को हम उनके अपार्टमेंट में नहीं छोड़ सकते, आप इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो खिड़की पर झुका उससे पूछ रहा था। इसे चंद दिन के लिए यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। तुम यहाँ सब संभालोगे? उसने साहिर से पूछा तो उसने तेज़ी से सर इस बात में लाया। सेलिना की कार यहीं खड़ी है। रिपोर्टर्स को लगेगा कि वो अपने अपार्टमेंट में है, खबर की वजह से बाहर नहीं आ रही। मेक श्योर कि वो इसी बात पर यकीन करें। उसकी हदायत पर वो सर हिलाकर पीछे हट गया था। यासिन ने तेज़ी से कार रिवर्स की और भगा ले गया। उसे फ़िलहाल सेलिना को लिए यहाँ से जल्द से जल्द निकलना था। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने पूछा। यासिर की जानिब से कोई जवाब नहीं उभरा। यासिर, एक महफूज जगह पर जा रहे हैं, तुम यहाँ नहीं रह सकती, बहुत ख़तरात है। कुछ दिन तक मामला ठंडा हो जाएगा, फिर तुम वापस आ सकती हो। वो तेज़ी से ड्राइव करता उसे जवाब दे रहा था। उसने मज़ीद कोई सवाल नहीं किया। वो उस पर यकीन करती थी। मैं साख्ता ही उसके खून आलूद हाथ पर निगाह पड़ी तो परेशानी नए सिरे से होने लगी। तुम्हारा हाथ ज़ख्मी है, कैसे ड्राइव कर रहे हो? आगे कहीं रोक दो कार, मैं ड्राइव कर लेती हूँ। यासिन ने नफ़ी में सर हिलाया था, फिर उसकी जानिब देखा। ठीक हूँ मैं, एटलीस्ट इस वक्त मैं तो अपनी परवाह कर लूँ। कब तक दूसरों के लिए परेशान होती रहोगी? शहरी हदूद से उनकी कार बाहर निकल आई थी। वो उसकी बात पर चुपचाप उसे देखने लगी थी, फिर आहिस्ता से बोली, क्या मैं तुम्हारे कंधे पर सर रख सकती हूँ? बस थोड़ी देर के लिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। यासिन ने गहरा सांस लिया। मेरा हाथ खून आलूद है, लेकिन वो उसे नहीं सुन रही थी। वो उसके कंधे से आ लगी थी, उसकी खून आलूद हथेली को अपनी हथेली से दबाए रखा ताकि खून मज़ीद ना निकले। वो चुप हो गया, एक हाथ से ड्राइव करता रहा। तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव के बाद उसने कार रोकी तो वो चौंक कर सीधी हुई। सरसों की खुशबू उसके नथनों से टकराई थी। हम कहाँ आए हैं? वो कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया था। फिर उसकी जानिब का दरवाज़ा खोला। वो बाहर निकल आए। सफ़ेद महल बहुत पुरसकून था, सुनहरी कुमकुमों की रोशनी में मज़ीद खूबसूरत भी लग रहा था। दादा का घर है मेरे। वो ठटक कर उसका चेहरा देखने लगी। दादा, ओह गॉड यासिर, तुम मुझे क्यों यहाँ लाए हो? तुम जानते हो ना सीनियर्स एक्ट्रेसेस को कितना नापसंद करते हैं। वो उस पर खफा हो रही थी। यासिर ने गहरा सांस लिया था। अब वो उसे क्या बताता कि ये सीनियर उसका फ़ैन बॉय था। चारों नचारों से उसके पीछे बढ़ना पड़ा। सफ़ेद महल खामोशी में डूबा हुआ था। वो दोनों ठंडे लाउंज में चले आए थे। लकड़ी का फर्श चलने पर हल्की सी आवाज़ करता था। यकदमी लाउंज की गुल बत्ती रोशन हुई तो वो दोनों ठहर गए। दादा ने खफगी से चेहरा फेर कर पोते की जानिब देखा था, लेकिन फिर वो अगला सांस नहीं ले सके। उसके साथ सेलिना खड़ी थी। वह मुश्किल मुस्कुराती हुई, उसके बाल बिखरे हुए थे और पैरों तक गिरती फ्रॉक, गुलाबी फ्रॉक पर जगह जगह खून के निशानात थे, लेकिन वो सेलिना थी। ओह गॉड, वो सेलिना थी। सरदार आलम का हैरान चेहरा देखकर यासिर को बेसाख्ता ही हंसी आई थी। सेलिना बार बार सर झुकाकर उन्हें सलाम कर रही थी और एक ख्वाहिश थी जो बहुत अजीब तरह पूरी हुई थी, लेकिन पूरी हो गई थी। सरदार की सेलिना को अपने सफ़ेद महल में देखने की ख्वाहिश। वो दरवाजे में ही इस्तादा रही। यासिर आगे बढ़ाया था। सरदार अब उठ खड़े हुए थे। उन्हें जैसे सेलिना के यहाँ मौजूद होने पर यकीन नहीं आ रहा था। वो यासिर को मदद तलब निगाहों से देख रही थी कि अभी वो अपने दादा से उसका पुरतकल्लुफ़ सा तारुफ करवाएगा। वो उसे इस आकवर्ड हालत से बचा लेगा, लेकिन मजाल है वो उसे गुंडों से तो बचा सकता था, लेकिन आकवर्ड सिचुएशन से नहीं।
बदतमीज़ ना हो तो। यासिर ने लम्हे भर को पलट कर उसका सुर्ख पड़ता चेहरा देखा और फिर गहरा सांस लिया। एक एक्ट्रेस थी और दूसरे हजरत उनके फ़ैन बॉय, मगर दोनों में इतना एतमाद नहीं था कि आगे बढ़कर एक दूसरे को खुशामदीद ही कह देते। उफ, अब ये भी उसे करना था। बॉडी गार्ड होने के साथ साथ आखिर वो क्या क्या करेगा। और वो ज़रा आगे बढ़ाया, एक एक नज़र दोनों पर डाली। सेलिना, ये मेरे दादा हैं, सरदार आलम। दादा, ये उलमे भर को दादा का चेहरा देखकर ठहरा था, बच्चों की तरह शर्माता हुआ गुलाबी चेहरा। उसने बमुश्किल अपनी हंसी जब्त की थी। ये सेलिना मज़हर है। बेटे आओ ना अंदर, दरवाजे में क्यों खड़ी हो? वो एकदम ही संभले थे। सेलिना झिझकते हुए आगे बढ़ाई, फिर आहिस्ता से दादा के साथ रखे सोफे पर बैठ गई। कैसे हैं आप? यासिर ने मुझे बहुत पहले बताया नहीं कि वो मुझे यहाँ ला रहा है, नहीं तो मैं अपना उलिया दुरुस्त करके आती। उसे अपनी बिखरी हालत पर शर्म आ रही थी। सरदार ने मुस्कुराकर दोनों हाथ उठाते हुए उसे मज़ीद कुछ भी कहने से रोक दिया था। अरे कोई बात नहीं, कोई मसला हो गया होगा यकीनन। अच्छा आप ठीक से बैठो, इसे अपना ही घर समझो। मैं यासिर को देख लूँ ज़रा। वो आगे बढ़कर उसके पीछे किचन की जानिब आए थे। वो लापरवाहों की तरह बोतल से मुंह लगाए पानी पी रहा था। दादा एकदम गुस्से से आगे बढ़े, उसके हाथ से बोतल झपटकर स्लैब पर रखी। यासिर इस हफ्तात पर गड़बड़ाया था। अब क्या किया है मैंने? एक फ़ोन ही कर सकते थे मुझे तुम, यूँ ऐसे अचानक से सेलिना को ले आए। मुझे हार्ट अटैक भी हो सकता था। उसने गहरा सांस लिया था। दादा भी सेलिना से कोई कम ड्रामेटिक नहीं थे। मेरे पास आपको फ़ोन करने का वक्त नहीं था। सेलिना की और मेरी हालत देख रहे हैं ना आप। हमला हो गया था उस पर अचानक, बहुत मसले थे, इसीलिए उसे यहाँ लाना पड़ा। शहर में रहना ठीक नहीं था उसके लिए। दादा ने बेसाख्ता उसके ज़ख्मी हाथ को देखा तो अपना हर शिकवा भूल गए। उन्होंने जल्दी से आगे बढ़कर काउंटर के ऊपर बने दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। लाओ मैं कर दूँ साहब, इतना गहरा ज़ख्म कैसे लग गया? बस कुछ मसला हो गया तो मैं ठीक हूँ और मैं ये कर लूँगा। आप सेलिना के पास जाकर बैठिए, वो बहुत डरी हुई है, उसे रिलैक्स करें। उसे कैसे रिलैक्स करूं? पहले मैं खुद तो रिलैक्स हो जाऊं। दादा ने अपने दिल पर हाथ रखकर गहरा सांस लिया तो यासिर ने आंखें घुमाई। गहरा सांस भरकर वो बाहर चले आए। उसके सामने आ बैठे। वो थकी थकी सी लग रही थी, मगर सरदार को देखते ही सीधी हो बैठी। उन्हें मुस्कुरा कर देखा, उनका तो दिल ही पिघल गया था। बेटे क्या लोगी? कुछ ठंडा, चाय, कुछ भी? क्या खाना लगवा दूँ? उसने बेसाख्ता हाथ उठाकर उन्हें हर तकल्लुफ़ से बाज रहने का इशारा किया। नहीं दादाजी। और उसने इतने प्यारे तरीके से उन्हें दादा कहा था कि सरदार को मारे खुशी के वाक़तन दौरा पड़ने लगा था। आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने आपको दादा कह दिया? उसने मोहतात नज़रों से उनका चेहरा देखते हुए पूछा तो उन्होंने मुस्कुराकर नाक से मक्खी उड़ाई। नहीं बेटे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आज तक किसी का यूँ दादाजी कहना अच्छा नहीं लगा। किचन से बाहर निकलते यासिर की समात में सरदार के अल्फाज उतरे तो वह गहरा सांस भरकर रह गया। फिर सर हिलाता आगे बढ़ाया। सेलिना की जानिब पानी का गिलास बढ़ाया। उसने लम्हे भर के लिए उसकी जानिब देखा था, फिर उसके हाथ से गिलास ले लिया। दादा, सेलिना चंद दिन तक यहीं रहेगी। आप प्लीज़ मैसम से कहकर इसके लिए कमरा ठीक करवा दें। वो यूँ बोला जैसे वो हर दफ़ा छुट्टियों पर उनके साथ रहने आती रही हो। सरदार को अलबत्ता कोई एतराज़ नहीं था। उनकी बातें खिली जा रही थी। उसने अपना स्याह कोट उतारा तो सफ़ेद ड्रेस शर्ट के बाजू पर एक गहरा सा कट नज़र आया। चाकू शर्ट का कपड़ा फाड़ता उसके बाजू में जा लगा था और अब ज़ख्म के खून के सुर्ख धब्बे उसके आस्तीन पर लगे हुए थे। सरदार और वो दोनों उसका ज़ख्म देखकर कदरे परेशान हुए थे। इतना गहरा ज़ख्म यासिर सरदार के मुंह से बेसाख्ता निकला था। सेलिना को मज़ीद शर्मिंदगी हुई। यासिर उसकी वजह से ज़ख्मी हुआ था। बेसाख्ता यासिर की निगाह उसके बुझते चेहरे पर पड़ी तो वो सीधा हुआ। इतना गहरा नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं चला था। अभी कोट उतारा है तो नज़र आया। उसने कहकर अपना कोट उठाया और कमरे की जानिब बढ़ गया। पीछे सरदार और सेलिना तन्हा रह गए थे। आई एम सॉरी दादाजी। उसकी आंखें अगले ही पल भीगने लगी तो वो चौंके। क्या हुआ बच्चे? वो यासिर, वो मेरी वजह से ज़ख्मी हुआ है ना? वो उसे देख कर रह गए। वो कैमरे की आंख के सामने जितनी मासूम लगती थी, असल ज़िंदगी में उससे कहीं ज़्यादा मासूम और बेरहया थी। वो उठकर उस तक चले आए थे, फिर चेहरा झुकाकर उसे नरमी से देखा। इतना बड़ा है वो, इतना छोटा ज़ख्म क्या करेगा उसका? और वैसे भी वो इससे ज़्यादा ज़ख्मी हुआ है। उसकी जॉब का तकाजा ये सब। ऐसे में हम किसी को इल्ज़ाम तो नहीं दे सकते ना। वो शफ़क़त से बोलने लगे तो उसका गला मज़ीद भारी होने लगा। उसने महज सर इस बात में हिलाया था। वो मुस्कुराकर पीछे हुए, फिर उसे देखा। लिबास तो मैला हो गया आपका, और यहाँ सारे मर्द रहते हैं तो आपके लिए कोई दूसरा आउटफिट भी नहीं?
एक काम करते हैं। अगले पल वो मैसम को आवाज़ें देने लगे थे। वो शायद सो रहा था। नींद से भरी आंखें लिए गिरता पड़ता उन तक पहुंचा। लाउंज में बड़ा जमान। सेलिना को देखकर वो बेहोश होते होते बचा था। फरजाना आपा के घर जाओ और उन्हें बुला कर लाओ, कहना सरदार आलम बुला रहे हैं। वो सरस बात में हिलाता आंखें मसल कर बाहर की जाने बढ़ गया। मैं आपको कितना परेशान कर रही हूँ ना। शर्मिंदगी से उसका बुरा हाल था, लेकिन सरदार इतने खुश थे कि हद नहीं। कुछ पल बाद फरजाना नामी फरबा सी खातून दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, रात के इस पहर तलबी, सब खैर तो है ना। वो शफीक से खूबसूरत खातून थी। लहजा खालिज पंजाबी था। उनके मुँह से उर्दू ज़बान बहुत मीठी लगती थी। फरजाना बच्चे, ये है सेलिना मज़हर। साहिर इनके साथ काम करता है। कुछ मसाइल के बाद वो इन्हें चंद दिनों के लिए शहर से यहाँ लाया। अब आप तो जानती है कि यहाँ कोई खातून है नहीं, इसीलिए इनके लिए कोई लिबास भी नहीं है। आपके यहाँ तो माशाल्लाह बेटियाँ हैं। इनमें से किसी का लिबास अगर सेलिना के लिए मिल जाता तो बहुत मेहरबानी होती। वो उनके मुतालबे पर मुस्कुराई थी, फिर एक मेहरबान निगाह सेलिना पर डाली। आगे बढ़ी तो वो एकदम ही उठ खड़ी हुई। वो उसे गले लगा रही थी। फिर सरदार की जानिब देखा। कोई गल नहीं आलम साहब, मैं कुड़ी को अपने साथ ले जाती हूँ, कुछ देर बाद इसे ले आऊँगी। उन्होंने सरस बात में लाकर उन्हें कोई गोया इजाज़त दी थी। आओ पुत्र। वो उसे अपने साथ लिए आगे बढ़ गए। वो भी बगैर किसी पसो पेश के उनके साथ साथ चलती जा रही थी। यासिर फ्रेश होकर बाहर आया तो लम्हे भर को चौंका। सेलिना कहाँ गई? उसके गीले बाल माथे पर गिर रहे थे। जीन्स और सफ़ेद टी शर्ट में वो साफ सुथरा सा लग रहा था। सरदार मैसम के साथ उसका कमरा सेट करवा रहे थे। वो फरजाना के साथ उसके घर गई है। किस खुशी में? फरजाना की बेटी की ढोलकी है ना आज, बस वहीं भेजा मैंने सेलिना को। उन्होंने ठंडे अंदाज में कहा तो वो चौंका। व्हाट? खुदा के लिए यासिर, मेरा सर मत खाओ। उसे औरतों की ज़रूरत थी इस वक्त, वहाँ भेजा है ताकि लिबास और मज़ीद ज़रूरतों के लिए उसे कोई मसला ना हो। वो यकलक थी, ढीला पड़ गया था। सरदार तो सेलिना के लिए कमरा ऐसे सेट करवा रहे थे जैसे वो वाकई उनके साथ छुट्टियां गुजारने आई हो। इससे पहले कि दादा उसकी मज़ीद इज्जत अफजाई करते, वो किचन से फर्स्ट एड बॉक्स लिए लाउंज में आ बैठा था। कुछ पल बाद सरदार भी उसके साथ आ बैठे थे। चंद पल उसका चेहरा देखते रहे। उसने यूं ही उन पर निगाह डाली तो ठहर गया। अब क्या कर दिया मैंने? सुकून से पूछा। सरदार ने गहरा सांस लिया था। क्या हुआ है? वो उनका इशारा समझकर सीधा हो बैठा था। बाजू पर उसने जैसे तैसे पट्टी बांध दी थी। अब वो हथेली के जख्म पर मरहम लगा रहा था। सेलिना बहुत क्राइसिस में है, कुछ दिन लगेंगे मामलात संभलने में, तब तक वो यही रहेगी। वो इतनी हर्ट क्यों है? उनकी बात पर वो चौंका था, फिर गहरा सांस लिया। लोगों ने बहुत हर्ट किया उसे। आप ठीक कहते थे। उन्होंने भारी दिल के साथ गहरा सांस लिया था। शोबिस की थका देने वाली ज़िंदगी से वो वाकिफ़ थे। उन्होंने एक लंबे अरसे तक सुल्तानों को अपनी राह हमवार करते देखा था। वो इंडस्ट्री के कमोबेश हर मसले से आगाह थे। परसों रबिया की शादी है, तुम्हें याद है ना? उन्होंने फरजाना की बेटी की शादी की जानिब इशारा किया तो उसने सरस बात में हिलाया। वो लोग जगदी पुश्ती उनकी ज़मीनों पर काम करने वाले मुलाजमीन के घराने से ताल्लुक़ रखते थे। सरदार ने गांव का बड़ा होने के नाते उसकी शादी की जिम्मेदारी अपने सर ली थी। उसी पल फरजाना खिलखिलाती हुई दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो उन दोनों ने उस जानिब देखा। सेलिना छोटे छोटे कदम उठाते उनके पीछे थी। इतनी सोहनी कुड़ी आलम साहब, मजाल है जो ज़रा भी चूँ चरा की हो। सुथरी लड़कियों की मानिद हर बात मान ली इसने तो मेरी। और अब उन दोनों की निगाह सेलिना पर पड़ी थी। स्याह कमीज शलवार में मलबूस, उसके बालों में तेल भर भर कर मालिश की गई थी और फिर उसके बाद कस कर एक छोटी बांधी गई थी, वो भी बीच की मांग निकाल कर। और यासिर नहीं हंसता, मगर उसके गले में मौजूद स्याह तवीज़ देखकर वो खिलखिला कर हंस दिया था। सरदार ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। पता है जी, मैं कह रही थी कि सुरमा भी डाल लो आंखों में, इतनी प्यारी आंखें, नज़र न लग जाए। लेकिन बच्ची कह रही थी कि वह सुरमे में कसाई लगती है, इसीलिए मैं नहीं जाने दिया। यासिर गर्दन पीछे फेंक कर हंसता जा रहा था। बहुत अच्छा किया जो तुमने जाने दिया फरजाना, बहुत शुक्रिया। सरदार ने बामुश्किल मुस्कुराकर उनका शुक्रिया अदा किया। फिर उनसे शादी के मुतालिक बात करते दाखिली दरवाजे से बाहर की जाने बढ़ गए। वो यकलक बेदम होकर सोफे पर गिर सी गई थी। फिर जल्दी से हाथ उठाकर गले से तवीज़ उतारा। बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? मैं कह भी रही थी कि मुझे तेल ना लगाएं। वो मेरी नहीं सुन रही थी। उसने कुछ इस बेचारगी से कहा कि यासिर को हंसी नए सिरे से आने लगी। एक बात मानोगी मेरी?
उसने बामुश्किल हंसी काबू करके चेहरा उठाया था। सेलिना उसे नागवारी से देख रही थी। तुम ऐसी ही रहा करो और प्लीज़ सुरमा भी लगा ही लो, बहुत सूट करेगा तुम पर। वो फिर से हंसने लगा था और इससे पहले कि वो उसे साथ रखा कुशन दे मारती, सरदार अंदर चले आए। वो जल्दी से सीधी हो बैठी, दुपट्टा भी सर पर रख लिया। दादा लम्हे भर को सोफे के पास ही ठहर गए थे, फिर खफ की बारीक निगाह यासिर पर डाली। वो अब मुस्कुराता वो अपनी हथेली पर पट्टी बांध रहा था। फिर उन्होंने उसी शफकत से सेलिना की तरफ देखा जो उन्हीं की जानिब देख रही थी। कोई बात नहीं बेटे, तेल बालों के लिए बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में 1-2 दफ़ा तो ज़रूर ही लगाना चाहिए। साफ जाहिर था कि वो उसका दिल बहला रहे थे। यासिर के लब फिर से मुस्कुराहट के बाइस फड़फड़ाने लगे थे। जी दादा, वो बोली तो यासिर ने मज़ीद हंसने को किसी और वक्त के लिए उठा रखा था। फिर उसे चेहरा उठाकर देखा, उसकी गर्दन पर हल्के से ज़ख्म का निशान था। अगर आपको तेल आरामदेह नहीं लगता तो बेटे आप बाल धो लो, कोई मसला नहीं, उन्होंने फिर कहा तो वो हौले से मुस्कुराई। फिर सर इस्पात में हिलाया। मैं सुबह तक धो लूँगी, 1-2 दफ़ा तेल लगाने में ऐसी कोई भी कबाहत नहीं। उसके कहने पर वो दिल से हंसे थे। यासिर ने चेहरा उठाकर उन्हें देखा, साथ सर भी झटका। मेरे साथ तो कभी ऐसे नहीं हंसते, खफकी से सोचा, मगर वहाँ परवाह किसे थी? कम से कम दादा को तो बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा बेटे, मैं सोने जा रहा हूँ, आपका कमरा सेट करवा दिया, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक कह देना, ये किचन है, जब भी भूख लगे खाना खा लेना। खुद को मेहमान महसूस करने जैसा तकल्लुफ़ तो हरगिज़ भी मत करना। और ये जो जिन यहाँ बैठा है, इसकी जली कटी बातों पर कान धरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। शब व खैर। उनके आखिरी हवाले पर वो उसने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। यासिर असर लिए बगैर अब फर्स्ट एड बॉक्स बंद कर रहा था। एक नज़र सेलिना पर डाली। वो गर्दन घुमाकर सारे घर को देख रही थी। लकड़ी के फर्श से मज़य्यन वो ठंडा सा सफ़ेद महल बिल्कुल सरदार जैसा था, खूबसूरत, ठहरा हुआ, पुरसुकून। तुम तो दुनिया के अंदर ही जन्नत में रह रहे हो यासिर, उसने गहरा सांस भरकर कहा था। वो उठकर उस तक चला आया, हाथ आगे बढ़ाकर उसकी जानिब छोटी सी बैंडेज बढ़ाई। वो उसे सवालिया नज़रों से देखने लगे। तुम्हारी गर्दन पर हल्का सा जख्म आया है, उसने समझकर बैंडेज उससे ले ली थी। चंद पल खामोशी छाई रही। कुछ लम्हात में मेरे साथ डायरेक्टर साहब की कॉल आ जाएगी, जिसमें वो मुझे कहेंगे कि वो मेरे साथ मज़ीद काम नहीं कर सकते। मुश्किल से मिला फ़ोटोशूट का काम भी हाथ से चला जाएगा। उसकी आवाज़ में गहरी उदासी थी। वो चुपचाप उसका चेहरा देखे गया। लोग कहते हैं माँ इंसान की सहरा हुई ज़िंदगी में एक ठंडे साए जैसी होती हैं, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए हमेशा तकलीफ़ देता सहरा क्यों साबित हुई हैं। उसने यासिर की जानिब देखा। उसके माथे पर गिरते बाल हल्के हल्के सूखने लगे थे। क्या लोग गलत कहते हैं या मेरी ही माँ ने मेरे साथ ज़्यादती की है? मैं लोगों की बातों के साथ रिलेट करना चाहती हूँ, मैं खुद को गलत साबित करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे करूँ? मेरी माँ ने तो मेरे पीछे लॉन शॉक्स तक को भेजने से दरेग नहीं किया। मैं खुद को गलत कैसे साबित कर सकती हूँ? आंखों में गुलाबी सी नमी उभरने लगी थी। बचपन की हर महरूमी एक एक करके याद आती जा रही थी। मेरी माँ रिवायती माँ जैसी नहीं है, वो एक इंतहाई खुदगर्ज और लालची औरत है। उसकी खुदगर्जी और लालच ने मेरा बचपन तक खा लिया और वो अब तक मुझे खा रही है। कुछ रिश्ते इंसान को खा जाते हैं, खोखला कर देते हैं, किसी काबिल नहीं छोड़ते। और इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो रिश्ता मेरे लिए मेरी माँ है। वो खामोश हो गई थी। अगले ही पल उसका फ़ोन बज उठा। उसने मुर्दा आंखों के साथ फ़ोन उठाकर कान से लगा लिया। कुछ पल बाद रख दिया। जैसा उसने सोचा था वही हुआ। डायरेक्टर ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था। उसके मुकाबिल बैठे यासिर ने उसका बुझता चेहरा देखा, फिर उठ खड़ा हुआ। चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दो, तुम्हें इस वक्त आराम की ज़रूरत है। उसने सर इस्पात में हिलाया और उठ खड़ी हुई। उसके पीछे पीछे चलने लगी। वो अब जीनों के उस पार मौजूद कमरे का दरवाज़ा खोल रहा था। फिर आगे बढ़कर लाइट जलाई। कोजी सा नरम गरम कमरा अगले पर रोशन हो गया। वो अंदर चली आई, फिर पलटकर उसकी जानिब देखा। बहुत खूबसूरत है। इसे ठीक करने के लिए ज़्यादा तगोदो नहीं करनी पड़ी। दादा को हमेशा से लगता था कि कोई लड़की इस घर में रहने ज़रूर आएगी। वो उसकी बात पर हंस पड़ी थी। अपनी बहू के मुतालिक ही सोचा होगा। वैसे तुम शादी कब करोगे? नहीं, फ़िलहाल नहीं कर रहा। तुम्हें कर लेनी चाहिए। एक ही कमी है तुम्हारी आइडियल ज़िंदगी में। वो उसकी बात पर लम्हे भर को ठहरा था। इंसानी ज़िंदगियों में कभी एक कमी नहीं होती। बहुत से हिस्से होते हैं जो खाली रह जाते हैं, उन्हें कभी कोई नहीं भर सकता। और आइडियल कुछ भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता।
वो दरवाजे से हाथ बांधकर खड़ा था, फिर सीधा हो गया। उसे शब्बा खैर कहता बाहर की जानिब बढ़ने लगा और फिर अगले ही पल ठहर गया। इतनी भी बुरी नहीं लग रही हो इस तेल में तुम, और बाहर निकल गया। हाँ, वो मेकअप से लदी पुंदी सेलिना की तारीफ़ नहीं किया करता था, लेकिन वो इस तेल की लगी बालों वाली लड़की की तारीफ़ कर सकता था। वो पहले तो हैरान हुई और फिर देर तक उसके तबसरे पर मुस्कुराती रही। हाँ, वो अब वाकई इतनी बुरी नहीं लग रही थी। अगली सुबह उसकी आंख घर में ही होती हुमा हुमी से खुली थी। उसने लम्हे भर को याद करना चाहा कि वो कहाँ है। आंखें मसलने के बाद उसे याद आ गया कि वो यासिर के दादाजी के घर में सो रही थी। अगले पल वो एक झटके से उठ बैठी थी। पहली फुर्सत में अपने बाल धोए और फिर फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकल आई। लम्हे भर को दरवाजे के बाहर ही ठहर गई। यासिर ट्रैक सूट में कहीं जाने की तैयारी में लग रहा था। दादा लाउंज में बराजुमान मुलाजमीन को हदायत दे रहे थे। बहुत से लोग बाहर सब्ज़ाजार पर चांदनियाँ बिछा रहे थे। सुबह के उस पहर वहाँ दिन का सा समा था। वो आगे बढ़ आई। दादा और यासिर ने बेसाख्ता ही उसकी जानिब देखा था। मैसम, सेलिना जी के लिए नाश्ता लगाओ, उन्होंने वहीं से बैठे बैठे हदायत दी थी। वो शायद सुबह नाश्ता कर चुके थे। बेटे, आपके लिए फरजाना ने कुछ कपड़े भेजे हैं। रात के वाक़ये के बाद आपको वहाँ भेजना खतरे से खाली नहीं होगा, उन्होंने कहा तो वो मुस्कुराई। यासिर अब शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसने भी फ़ोन निगाहों के सामने किया। वहाँ सायरा, यूविल और नज़र की कहीं कॉल मौजूद थी। वो दादा के मुकाबिल रखे सोफे पर आ बैठी थी। दादा उसे नरमी से मुस्कुरा कर देख रहे थे। कुछ था उनकी नज़रों में जो उसने बेसाख्ता निगाह उठाकर उनकी जानिब देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराई। अब जब तक यहाँ हो ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जियो। कल रबिया की शादी है, फरजाना की बेटी है, आपको इस शादी में शिरकत करनी चाहिए। उनकी पेशकश पर वो चौंकी थी, फिर सीधी हो बैठी। लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? दादा ने उल्टा उससे सवाल किया तो वो ऑकवर्ड सा मुस्कुराई। मतलब मैं उन्हें जानती तक नहीं हूँ और वो भी मुझे नहीं जानते। उन्होंने मुझे दावत भी नहीं दी है। मैं कैसे मुँह उठाकर शिरकत कर सकती हूँ? कितना बुरा लगेगा ना। उसे याद आया कि उसने ख़ानदान की किसी शादी में आज तक शिरकत नहीं की थी। उसके लिए ऐसा मुमकिन ही नहीं था। वो और उसकी माँ मकरूह थी। उन्हें अपनी दावतों में शरीक करना उसके घराने के लिए अना का मसला था। लेकिन दादा ने नफ़ी में सर हिलाकर उसके हर खदशे को गोया रद्द कर दिया था। सुबह जब फरजाना आपके लिए कपड़े देने आई तो उसने आपकी दावत का भी कहा था मुझसे। उन्हें आप बहुत अच्छी लगी हैं। और इस सुबह मैं जाने ऐसा क्या था कि वो आसमान की जानिब देखकर ढेरों शुक्र अदा करना चाहती थी। अगले ही पल यासिर आगे बढ़ाया, उस पर एक निगाह डाली, उसके चेहरे पर फैली भरपूर मुस्कुराहट देखी। तुमने छुट्टी ली है रबिया की शादी के लिए? सरदार अब चेहरा तिरछा किए उससे पूछ रहे थे। शादी रबिया की है, मेरी नहीं। दादा ने कमाल खफकी से पलट कर उसे देखा था। तुम्हारा बस चले तो तुम अपनी शादी पर भी छुट्टी न लो। थैंक यू दादा, अच्छा हुआ आपको ये बात पहले से पता है। मैं सोच रहा था कि भला आपको कायल कैसे करूँगा। सेलिना को बेसाख्ता ही उसके जवाब पर हंसी आई थी। सुधर जाओ यासिर, मैं ऑलरेडी बहुत सुधरा हुआ हूँ। मेरा इससे ज़्यादा सुधरना आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सरदार आलम, मैं तो तुम्हारा इतना सुधरना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। सेलिना की हंसी उभरी तो दादा ने उसकी जानिब देखा, फिर ज़रा राजदारी से आगे को झुके। है ना, इंतहाई खड़ूसी है। उसने एक नज़र यासिर को देखा था, फिर मुस्कुराहट दबाकर सर इस बात में हिलाया। बहुत ज़्यादा, खैर अफसोस से कहा। मुझे तो इसकी शादी की फ़िक्र है। लड़कियों के साथ जितने अच्छे से ये पेश आता है ना, इसके बाद तो वो इसके साथ शादी करने पर ज़रूर ही राज़ी हो जाएंगी। और अब कि उसका बुलंद सा कहका उभरा था। सरदार का अंदाज़ ऐसा था कि वल्लाह। सोफे के पीछे खड़े यासिर ने गहरा सांस लेकर उन्हें देखा था। ऐसी भी क्या जल्दी आपको मेरी शादी की? उसने पूछ ही लिया। सरदार पीछे हो बैठे थे, फिर मज़े से कहने लगे, कम अज़ कम एक लड़की घर में आ जाएगी तो रौनक लगी रहेगी। तुम्हारे जैसे सड़ते पोते के साथ आखिर कब तक ज़िंदगी गुजार सकता हूँ मैं? यासिर ने ऐसे गहरा सांस लिया था जैसे कह रहा हो, वाह क्या कमाल मंतक है। आपकी रौनक के लिए मैं शादी कर लूँ? रहने दो, कोई लड़की राज़ी नहीं होगी तुमसे शादी करने पर। इतने शानदार अतवारो अंदाज के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर मैंने आपको शादी करके दिखा दी फिर क्या इनाम है मेरे लिए? पहले करके दिखाओ। इनाम मैंने देना है, इसीलिए इसकी जिम्मेदारी मेरे सर है। दादा ऐसा नहीं है, हमारी एजेंसी में खासा मशहूर है ये। बहुत सी एक्ट्रेसेस इसे अपना बॉडीगार्ड रखना चाहती थी, वो तो इसने ही मना कर दिया। सेलिना ने दरमियान में कहा था। सरदार को लम्हे भर के लिए उस पर यकीन नहीं आया, फिर वो सीधे हो बैठे तो जस्सू से भरी आंखों से सेलिना को देखा। वाकई इसके लिए? गौर से देखो इसकी शक्ल। सेलिना ने उसकी शक्ल गौर से देख ली थी।
उसे उसकी शक्ल देखकर बेतरह हंसी आई थी। उसी पर दादा को बाहर से कोई बुलाने आया तो वो उठ खड़े हुए। बेटे आप नाश्ता करो, मैं ज़रा बाहर लोगों के चंद मसाइल सुन लूँ, फारिग होकर आप भी मुझे ज्वाइन कर सकती हो। वो मुस्कुराकर बाहर की जानिब बढ़े तो यासिन ने उनके खुले से मुड़ को हैरत से देखा था, लेकिन अगले ही पल चौंका। सलीना उसके बराबर खड़ी थी। क्या मैं वाकई शादी में शिरकत कर सकती हूँ? यासिन ने सर इस बात में लाया। हाँ, तुम्हें पता है मैंने कभी अब ऐसे ख़ानदान की शादियों में शिरकत नहीं की। अच्छा। वह अब अपने कमरे के साथ बने जिम रूम की जानिब बढ़ रहा था। वो उसके पीछे पीछे आ रही थी। मुझे और माँ को कभी उन्होंने अपना घराना समझा ही नहीं, इसीलिए कभी हमें अपनी तकरीबात में भी शामिल नहीं किया उन्होंने। तुम क्या कर रहे हो? वो बोलते बोलते लम्हे भर को ठहरी थी। वो अब शीशे की दीवार के सामने खड़ा कई किलो के वज़न उठा रहा था। उसके कसरती बाजू सलीना ने पहली दफ़ा देखे थे। वो पहले साहिर के बाजुओं पर हैरान हुई थी और अब उसकी बुलेट पर हैरान हो रही थी। एक्सरसाइज? तुम रोज़ाना कितने घंटे कसरत करते हो? इन बाजुओं को देखकर वो यही सवाल पूछ सकती थी। 2 घंटे। और उसका मुंह खुल गया था। 2 घंटे? तुम क्या जिम फ्रीक हो? मैडम मैं बॉडी गार्ड हूँ, अगर इतने घंटे वर्जिश नहीं करूँगा तो निकाल दिया जाऊँगा। उसे कल रात उसका इन भारी भरकम लॉन शार्क्स को उठा उठा कर फेंकना याद आया था। लॉन शार्क्स। उसने वहीं से खड़े खड़े उसका चेहरा देखा। वो इंतहाई संजीदगी से कसरत कर रहा था। कनपट्टी और पेशानी पर पसीने की कहीं बूंदें ढलक रही थी। फिर यकदम ही उसका फ़ोन बजने लगा तो वो बाहर चली आई। सायरा थी दूसरी जानिब। कहाँ हो सेलिन? यासिर के दादा के घर। उसके जवाब पर वो दूसरी जानिब चुप सी हो गई थी। यकीनन मामलात इतने गमगीन हुए होंगे कि उसके गार्ड को उसे अपने दादा के घर ले जाना पड़ा। अच्छा बात सुनो, क्या तुम मुझे शादी के 2-3 जोड़े लाकर दे सकती हो दुपट्टे के साथ? लो, तुम किसके वलीमे पर जा रही हो ऐसे हालात में? सायरा को दूसरी जानिब हैरत हुई थी। उसने गहरा सांस लेकर उसे मुख्तसर अल्फाज में हालात समझा दिए थे। फिर फ़ोन रखकर लाउंज पे चली आई। वो घर ऐसा था कि वहाँ ज़रा भी अजनबियत का एहसास नहीं होता था, यूँ जैसे वो हमेशा वहाँ आकर रहती रही हो। उसने ऐसे घर की हमेशा ख्वाहिश की थी, नरम गरम से मोहब्बत भरे घर की, जिसमें सियासतों और नफ़रत की कोई गुंजाइश बाकी न रहती। अगले पल मैसम पर उसकी निगाह पड़ी। वो किचन के दरवाजे में खड़ा उसे बुलाने की तगोदो में लगता था। वो मुस्कुराकर आगे बढ़ाई थी। तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी? मुझे पता नहीं था कि आपको किस नाम से बुलाना है। आप वही हैं ना जी, टीवी वाली बाजी? उसके हवाले पर वो बेसाख्ता हंसती थी। फिर सर इस बात में लाया। जी मैं वही टीवी वाला बाजी हूँ, तुम मुझे सेलिना कह लो। मैसम ने उसे यूँ देखा जैसे कह रहा हो, बाजी कहीं आपका दिमाग तो नहीं चल गया? क्या हुआ? उसके तासुरात देखकर वो पूछ बैठी। बाजी मैं आपका नाम कैसे ले सकता हूँ? ओके तो फिर सेलिना बाजी कह लिया करो, इसमें क्या मसला है? और मैसम यकदम ही मुस्कुरा दिया था। अगले कई घंटों में यासिर तैयार होकर एजेंसी के लिए निकल चुका था। वो भी सूखते बालों को खुला छोड़े बाहर सब्ज़ाज़ार पर चली आई थी। बाहर बहुत से लोग सरदार के सामने सफ़ेद चांदनियों पर बराजमान थे। वो अपने अपने मसाइल बयान कर रहे थे और सरदार उनकी बातों के जवाब में इंतहाई दिलचस्प जवाबात दे रहे थे। सरदार जी, मेरी बीवी कहती है कि वो मुझे छोड़कर चली जाएगी अगर मैंने अपना नाम तब्दील नहीं किया तो अब आप ही बताइए कि इस उम्र में मैं अपना नाम कैसे तब्दील कर सकता हूँ? लोग अपनी बीवियों के लिए शहर तब्दील कर लेते हैं, घर तब्दील कर लेते हैं, ज़िंदगी तक तब्दील कर लेते हैं। तुमसे एक ज़रा सा नाम तब्दील नहीं हो रहा? मेवा खान में क्या खराबी है सरदार जी? उसका नाम सुन के उसे बेख्तियार ही हंसी आई थी। सरदार आलम ने सर हिलाया। मेवा, जितनी जल्दी हो नाम तब्दील कर लो। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ने पर क्यों राज़ी हुई है। पीछे बैठे लोगों में से कहीं एक के कह के उभरे थे। एक और देहाती आगे बढ़ा। उसका मसला सबसे ज़्यादा दिलचस्प था। सरदार जी, मेरे बेटे पर काली रानी का साया हो गया। कहता है कि शादी करूँगा तो सिर्फ जुलेखा से, अगर नहीं तो काली रानी से। उसका साया कभी नहीं टलेगा। क्या जुलेखा उससे शादी करने पर राज़ी है? जी सरदार जी, मेरे पुत्र का अपना ट्रैक्टर है, कोई लड़की भला उससे शादी करने पर कैसे राज़ी नहीं होगी? फिर क्या मसला है? ट्रैक्टर है तो कर दो शादी। काली रानी का साया अगले ही दिन टल जाएगा। वाकई? बिल्कुल। और मैं ये गांव के सभी लोगों के लिए कह रहा हूँ, जो ही आपके बच्चों पर किसी काली रानी का साया पड़े और वो कहें कि उन्हें किसी जुलेखा से शादी करनी है तो आप लोगों ने देर नहीं करनी, फ़ौरन से उन दोनों की शादी कर देनी है। वो पीछे हंस रही थी। इन देहातियों को सरदार की ट्रिक समझ नहीं आई थी, लेकिन वो समझ गई थी। उसी पल एक और बंदा अपना मसला लिए आगे बढ़ा। मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही सरदार जी, मैं बहुत परेशान हूँ।
क्या आपकी बेटी शादी करना चाहती है? नहीं, वो राज़ी नहीं होती शादी के लिए। कहती है मैंने आगे पढ़ना है। सरदार ने उसकी जानिब गहरे अफसोस से देखा था। कितने साल की है बेटी? 20 साल की। वो एक बार फिर से गहरा सांस भरकर रह गए थे। असलम, तुम्हारी बेटी की ऐसी भी कोई उम्र नहीं निकली जा रही। वो अगर पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ाओ। अगर तुम पर बोझ है तो मेरे घर भेज दो, मैं उसे पाल सकता हूँ। उसका मुस्तकबिल तबाह मत करो अजलत में। सरदार जी, हमारे यहाँ लड़कियाँ इतना नहीं पढ़ती। ख़ानदान वाले बातें करेंगे। कोई मेरी धी रानी को रिश्ता देने पर राज़ी नहीं होगा। वो सवालिया निशान बनकर रह जाएगी। सरदार ने उसकी तावील पर लम्हे भर को उसे देखा था। उसकी तालीम उसे सवालिया निशान साबित नहीं होने देगी असलम। वो अपना रास्ता खुद तलाश करके अपनी पहचान बनाएगी। एक वक्त बाद उसे तुम्हारे ख़ानदान के रिश्तों और नामों की ज़रूरत नहीं होगी, यकीन रखो। उसे समझा बुझा कर भेजा और फिर चंद लम्हात बाद महफिल बर्खास्त हो गई। वो पलटे तो सेलिना को पीछे कुर्सी पर बैठा देखकर चौंके। वो आंखों में ढेरों अकीदत लिए उन्हें देख रही थी, फिर उन तक चली आई। यासिर बहुत लकी है दादा, उसे आप जैसे मस्बत दादा मिले हैं। वो उसके तबसरे पर बच्चों की तरह खुश हुए थे। उस बदतमीज़ी से पूछा जाए तो वो कभी मेरे होने पर ऐसा जवाब नहीं देगा। उसे लगेगा कि ये जवाब बहुत अजीब सा है। वो हंसती थी। सरदार और यासिर का ताल्लुक काबिल सताइश था। वो हर वक्त लड़ते रहते थे, ब्लेम गेम खेलते रहते थे, लेकिन उनके दरमियान मौजूद ताल्लुक हर ताल्लुक से ज़्यादा मोतबर और गहरा था। दादा, मेरा भी एक मसला है, क्या आप इसे हल कर सकते हैं? वो अब उनके साथ अंदर बढ़ती पूछ रही थी। उन्होंने शफीक आंखों से उसकी जानिब देखा था। क्या मैं एक एक्ट्रेस होकर किसी शरीफ इंसान से शादी कर सकती हूँ? कहीं मैं उससे शादी करके उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं कर दूँगी ना? वो उसके सवाल पर चंद पल उसे देखते रहे थे। दोपहर की नरम सी धूप उन दोनों पर गिर रही थी। आपको क्या लगता है, क्या आप किसी तरह उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने का सोच सकती हैं? उनके इस्तफसार पर उसका सर खुद ब खुद नफ़ी में हिल गया था। बस फिर यही आपका जवाब है बच्चे। जब आप ऐसा सोच नहीं सकती तो असल में उसकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद करेंगी? किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना इतना आसान नहीं होता। वो उनके जवाब पर उसके कदमों को देखने लगी थी। उसने स्नीकर्स पहन रखे थे। लेकिन मैंने बहुत से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होते देखी है दादा, महज इसीलिए कि वो शोबिज़ में काम करने वाली औरत को अपना शरीके हयात बना लेते हैं। सरदार की निगाहों के सामने अपने बेटे की ज़िंदगी सबसे बड़ा सबूत थी। वो सेलिना की फ़िक्र को समझते थे, लेकिन फिर हल्का सा मुस्कुराए। ऐनक के पार से उनकी शफाफ आंखें लम्हे भर को चमकी थी। ऐसा लगता है कि शोबिज़ में से ताल्लुक़ रखने वाली औरत ने मर्द की ज़िंदगी बर्बाद की है, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है बच्चे। सिर्फ ऐसा महसूस होता है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी की तबाही का खुद ज़िम्मेदार होता है। वो अपने अमाल के नताइज दूसरों पर डालकर खुद बरी ज़मा नहीं हो सकता। कभी गौर करना, शोबिज़ में काम करने वाली औरतों के साथ मसला नहीं होता, मसला उनके शौहरों के साथ होता है, जो उसे फलता फूलता नहीं देख पाते। इसके आगे से लम्हे भर के लिए धुन सी चढ़ गई थी। उसे अपनी माँ की ज़िंदगी का हर दिन याद था। उसने अपनी दूसरी शादी बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन कुछ था कि वो कभी कामयाब नहीं हो सकी थी। धूप अब उसके शहद रंग बालों पर गिरकर चमक रही थी। वो तशक्कुर से सरदार को देखने लगी थी। आप वाकई बहुत अच्छे हैं दादा। वो उसकी बात पर सरसपात में हिलाने लगे थे, फिर उसके साथ बातें करते अंदर की जानिब बढ़ाए। सब्ज़ाजार पर गिरती धूप अब तक चमक रही थी। हनीफा पुलिस स्टेशन चले आए थे। लॉकअप्स में कहीं गिरफ्तार अफराद को रखा गया था। मुल्क के नामवर अफराद की ज़मानतों का सिलसिला जारी था। किसी मीडिया के बंदे को पुलिस स्टेशन में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था। बैरिस्टर्स, जजेस और कई उम्रा की औलादें जुए जैसे घिनौने जुर्म में गिरफ्तार की गई थी। टीवी पर उनके नामों का इश्तिहार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। हनीफा आगे बढ़े तो उन्हें अगले ही पल अरमान नज़र आ गया। वो उन्हें देखकर उसी तरफ आ गया था। अंकल, आपको महज 15 मिनट की मुलाकात का वक्त दिया जाएगा, ठीक है ना? उसके इस्तफसार पर उन्होंने सर अस्बात में हिलाया तो वो उन्हें अपने साथ लिए कहीं राहदारियों में आ निकला। राहदारी के एक सिरे पर एक कमरा मौजूद था। मुजरमान और मुलजमान से प्रोसिक्यूटर्स, बुकला और प्रोफाइलर्स उसी कमरे में मुलाकात किया करते थे। अरमान उन्हें दरवाजे तक छोड़कर जा चुका था। उन्होंने गहरा सांस लिया और फिर आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सफ़ेद झूलते बल्ब तले शगुफ्ता सफ़ेद चेहरा लिए बरजमान थी। आने वाले को एक नज़र देखा और फिर साकित हो गई। हनीफा आगे बढ़ाए, फिर कुर्सी खींच बैठे। उनकी आंखें ज़ख्मी थी। सेलिना के साथ पै दर पै हुए वाक़यात ने उन्हें एहसास कर दिया था। मेरी बेटी को मुझसे जुदा करने के बाद ये हिफाजत की है तुमने उसके पीछे
लॉन शार्क्स को भेज दिया। एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि लॉन शार्क्स इंसानों का क्या हाल करते हैं। उनकी जख्मी सी आवाज़ उभरी थी। शगुफ्ता अगले ही पल बेसाख्ता उठ खड़ी हुई थी। उसका चेहरा अब के सफ़ेद होने के साथ साथ मुर्दा महसूस हो रहा था। हथकड़ी लगे होने के बायस उसके दोनों हाथ कैद थे। मैंने लॉन शार्क्स को उसके पीछे नहीं भेजा था। हनीफा उसकी बात पर बगौर उसका चेहरा देखने लगे थे। उन्हें जैसे उसकी किसी बात पर यकीन नहीं था। उसी पल मोहित ने मारिया के ऑफिस का दरवाज़ा धकेला था। वो जो शीशे की खिड़की के सामने इस्तादा थी, लम्हे भर को मुड़ी। मोहित की चुपती सी भूरी आंखें उसे अपने अंदर उतरती महसूस हो रही थी। वो अगले ही पल आगे बढ़ा और उसे गर्दन से थाम कर दीवार से लगाया। क्या बकवास है ये? अगर तुमने उन्हें उसका पता नहीं दिया था तो वो उस तक कैसे पहुंचे? वो घबराकर आगे झुके थे। शगुफ्ता के जिस्म से खून का आखिरी कतरा तक नुचड़ गया था। वो बेयकीनी से उनके मुकाबिले आ बैठी थी। खुदा गवाह है हनीफा, मैंने उन्हें अपनी बेटी का पता नहीं दिया था। मोहित के हाथ की गिरफ्त उसकी नाजुक गर्दन पर बहुत गहरी थी। बेसाख्ता ही उसे खांसी आई। क्यों भेजा था तुमने लॉन शॉक्स को उसके पीछे? उन्हें मारने का हुक्म क्यों दिया था तुमने? वो सर सी धीमी आवाज़ में घर आया था। मारिया के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ता जा रहा था। फिर वो एकदम हंस दी। दोनों हाथों से मोहित की सफ़ेद उंगलियां अपने हलक से हटाने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी गिरफ्त बहुत सख्त थी। उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है मोहित, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। अगले ही पल मोहित ने उसकी गर्दन छोड़ी तो वो खांसती हुई आगे झुकी, फिर हंसकर सीधी हुई। नरम मिजाज रखने वाला शफीक, माहिर नफ्सियात, माई फुट। वो एकदम आगे बढ़ी थी, फिर उसके मुकाबले आई, उसकी आंखों में झांकी। अगर इस माहिर नफ्सियात की तबाह हाल ज़हनी हालत लोगों के सामने आ गई तो जानते हो वो क्या करेंगे? वो सपाट चेहरा लिए उसे देख रहा था। तुम्हारे साइकोपैथ होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सोचो तुम्हारे मरीजों को कितना फ़र्क पड़ेगा। बिल्ली जैसी शैतानी आंखें थी उसकी। मोहित की सफ़ेद पेशानी पर कहीं लकीरें उभरने लगी थी। सेलिना का पीछा छोड़ दो। साबित होता है कि सिर्फ मैं ही उसके पीछे नहीं, तुम्हारे और मेरे जैसे कई लोग उसके पीछे हैं। वो दिन दूर नहीं जब उसकी भी लाश बाकी एक्ट्रेसेस की तरह पंखे से झूलती हुई मिलेगी। मैं महज उस दिन के इंतज़ार में अब तक जिंदा हूँ। मेरा दिमाग मज़ीद मत ख़राब करो और सेलिना का पीछा छोड़ दो। अगली दफ़ा सिर्फ तुम्हारी गर्दन पकड़ने पर राज़ी नहीं होऊंगा मैं। सेलिना से पहले तुम पंखे से झूलती हुई मिलोगी, याद रखना। उसकी आंखें हर जज्बे से खाली थी। खौफनाक आंखें, साइकोपैथ की आंखें। वो बाहर की जानिब बढ़ा तो मारिया ने सर झटका। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। दूसरी जानिब हनीफा उस कमरे से बहुत उलझ कर बाहर निकल रहे थे। सामने ही उन्हें यासिर अपनी जानिब बढ़ता हुआ नज़र आ गया था। क्या बात हुई? वो लॉन शार्क्स उसने नहीं भेजे थे। उसकी आंखें सुकड़ी थी। क्या मतलब? मारिया हसन, उसने भेजा था उन लोगों को वहाँ। एक लम्हा लगा था उन्हें समझने में। ये लड़की आखिर मेरी बेटी से क्या चाहती है? वो जिद हो गए थे। यासिन ने उन्हें धीरज रखने का इशारा किया, फिर उन्हें लिए बाहर की जानिब बढ़ाया। सेलिना कैसी है? उसने सर इस्पात में हिलाया। महफूज है। जाने ये कैसी बेबसी है कि मैं अपनी बेटी से बात तक नहीं कर सकता, एक दफ़ा मिल तक नहीं सकता मैं उससे। यासिन, मैं उसका चेहरा देखने के लिए तरस गया हूँ। उनकी आंखों में तैरती नमी देखकर उसने नज़रों का रुख बदल लिया था। अगले कई दिनों तक केस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। फिलहाल गिरफ्तारियों की वजह से ट्रैफिक खासा बढ़ गया। हमें एक हफ्ता इंतज़ार करना है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा वक्त लग जाए। उन्होंने समझकर सर हिलाया था। सेलिना की फ़िक्र उन्हें हर आन खाए जा रही थी। यासिन ने उनका सुता हुआ चेहरा देखा। चीफ, उसके पुकारने पर वो उसकी जानिब देखने लगे थे। सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। और यहाँ वो लम्हे भर को ढीले पड़ गए थे। मुझे यकीन है तुम ऐसा ही करोगे। सरदार सर कैसे हैं? बेहतर हैं, आपकी बेटी के फ़ैन हैं। फ़िलहाल तो खूब खातिर मदारत में मसरूफ़ होंगे। उसे दुनिया जहान के खाने खिलाना चाहेंगे, उसे अपनी खेतें दिखाएंगे, अपने हर पसंदीदा किताब और शायर से मुतारिफ़ करवाएंगे। कम अज़ कम एक हफ़्ते के लिए मेरे कान तो सुकून से रहेंगे। वो उसकी बात पर हंस पड़े थे। मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी, उससे खामखाई मोहब्बत हो जाती है। उन्होंने कहा तो यासिन ने उन्हें बेयकीन निगाहों से देखा। ये जानते हुए भी कि आपकी बेटी के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है, आप मेरे सामने ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? वो हंस रहे थे। ऐसी शक्ल क्यों बनाते हो? कैसी? ऐसी मस्कीनों वाली। आगे वाले को तुम्हारी जिसामत और शक्ल के दरमियान तजाद देखकर हंसी आ जाती है। यहाँ वो गहरा सांस भरकर रह गया था। बस इसी तजाद के बायस किसी को समझ नहीं आता कि मुझ पर भी जुल्म किया जा सकता है। उन्होंने उसे हैरान नज़रों से देखा था। तुम पर कोई जुल्म कर सकता है क्या? करते हैं कुछ लोग, आपको क्या पता?
वो दोनों बातें करते अपनी अपनी कार की जानिब बढ़ रहे थे। फिर वो एजेंसी चले आए। साहिर और वो प्रोफाइलर्स की रिपोर्ट पढ़कर केसेस को जज करते रहे। रात गहरी होने लगी तो वो दोनों अपने कैबिन से उठ आए। हनीफा भी उसी पहर अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। जब वो पार्किंग एरिया में अपनी कार का दरवाज़ा खोलने लगे तो ये एकदम ठहर गए। यासिर अपनी कार उनके साथ लाकर खड़ा हो गया था। उन्होंने नासमझी से उसकी जानिब देखा था। बैठिए अंदर, उसने कहा तो वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ बैठे। वो कार आगे बढ़ा ले गया था। कहा, ठीक है कि मैं आपके रिश्ते छुपाने जैसे फैसले को सख्त नापसंद करता हूँ। ये भी कि मैं एजेंसी में अपनी संगदिली की वजह से मशहूर समझा जाता हूँ। ये भी कि मैं एक अदद बदलिहाज इंसान हूँ। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी मैं आपको आपकी बेटी से एक दफ़ा तो मिलवा सकता हूँ। उसकी तमहीद पर वो लम्हा भर के लिए हैरान हुए थे। डोंट टेल मी कि तुम मुझे अपने दादा के घर लेकर जा रहे हो। उन्होंने सवालिया सा भ्रू उठाया था। वाह, ये तो आपको पहले से पता है। अच्छा हुआ मेरी तवानाई बच गई। यासिर, क्या कर रहे हो ये तुम? अपने बाबा के दोस्त की थोड़ी सी मदद कर रहा हूँ। क्यों, क्या वही नहीं है जिन्होंने मेरी माँ के लिए इंडस्ट्री में बहुत सी राहें हमवार की थी, वो भी मेरे बाबा के कहने पर? हनीफा मजहर को इस पूरे अरसे में कभी किसी बात ने इतना हैरान नहीं किया था। वो आंखें फैलाए हैरत से उसका चेहरा देख रहे थे। वो असल ये बगैर ड्राइव कर रहा था। तुम्हें कैसे? मैं जानता हूँ चीफ, मैं सब जानता हूँ। बाबा माँ को पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो उनके बारे में फ़िक्रमंद होना नहीं छोड़ सकते थे। इतने एहसानात के बाद इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ, क्योंकि मैं आपके बहुत से फ़ैसलों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और यहाँ वो बेबसी से हंस दिए थे। यासिर का तरीका उन्हें कभी समझ नहीं आया था। वो जुल्म करता था या जुल्म से बचाता था, वो उसके अंदाज़ को कभी समझ नहीं पाते थे। ड्राइव के बाद वो सरदार के सफ़ेद महल तक पहुंच गए। अभी वो दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल ही हुए थे कि लाउंज से खुशकपियों की आवाज़ों पर ठहर गए। एक सोफ़े पर सायरा बरजमान थी। उसके मुकाबिल सोफ़े पर सरदार के साथ अरमान बैठा था। वो उसके साथ केसेस के मुतालिक बात करने आया था। उसने नज़रें घुमाकर सेलिना को तलाश करना चाहा, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आए। वो दोनों आगे बढ़ाए थे। एकदम ही घर में खुशी की लहर सी दौड़ उठी। महसम भाग भाग कर सबके लिए लवाजमात ला रहा था। बहुत दिनों बाद दादा का लाउंज भरा भरा सा लग रहा था। वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। अंकल, सेलिना नज़र नहीं आ रही? सायरा ने पूछा तो दादा मुस्कुराए। आज वो बहुत खुश थे। बराबर में गई हुई है, हमारे पड़ोस में लड़की की शादी है, वहाँ पर सब लड़कियों ने ढोलकी रखी है, उसे भी बुला लिया। सायरा मुस्कुराई थी और अरमान उसे देखकर मुस्कुराया था। दादा हनीफा से महवे गुफ्तगू थे। उसी पल दाखिली दरवाजे से कोई खिलखिला कर हंसता हुआ दाखिल हुआ। उन सब ने गर्दनें फेर कर उस जानिब देखा था। वो सेलिना थी। फरजाना के दिए गए कपड़ों में से एक नया गुलाबी रंग का लिबास जेबतन किए, बालों को कमर पर खुला छोड़े, कानों में झुमके पहने और दोनों हथेलियों पर मेहंदी लगाए वो बहुत प्यारी लग रही थी। यासिर उस वक्त कमरे से बाहर निकला था। उसे अपनी जानिब आते देखकर ठहर गया। वो मुस्कुराती हुई उसी की जानिब आ रही थी। उसने लाउंज में बराजमान किसी को नहीं देखा था। यासिर, देखो मेरी मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है ना? उसने दोनों हथेलियाँ उसके सामने करके दिखाई। लाउंज में बैठा हर फर्द उन दोनों की जानिब देख रहा था। यासिर के रुखसार बेसाख्ता ही गुलाबी हुए थे। देखो कितनी प्यारी लग रही है। मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथों पर भी मेहंदी प्यारी लग सकती है। अच्छा तुम्हें पता है, लड़की ने मुझसे पूछा कि आपकी मेहंदी में किसका नाम छुपाऊं? मैंने तुम्हारा नाम दे दिया। अब बताओ ढूंढ कर कि तुम्हारा नाम कहाँ है। उसने दोनों हथेलियाँ उसके सामने बिछाई, लेकिन यासिर का चेहरा देखकर चौंकी। किसी अनहोनी का एहसास था या क्या? उसने लम्हे भर को चेहरा फेर कर देखा। लाउंज पर निगाह पड़ते ही उसे लगा किसी ने उसके ऊपर ट्रेन गुजार दी है। सायरा बामुश्किल अपनी हंसी काबू कर रही थी। दाबदा और हनीफा आंखें खोले उनकी जानिब देख रहे थे। अरमान दिल खोल कर हंस रहा था और यासिर बस साकित हो गया था। उसने एक निगाह सेलिना के चेहरे पर डाली। वो गहरा सुर्ख हो रहा था। इस हालत में भी उसे बेसाख्ता ही हंसी आई थी। लाओ नाम ढूंढो अपना, लाओ नाम ढूंढो अपना, उसने कहा तो लाउंज से बेसाख्ता कह के उभरे। सेलिना ने एक बेयकीन निगाह डाली थी उस पर, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वो उसके साथ से निकलकर ऊपर भाग गई थी। वो चेहरा फेरे उसे देख रहा था। पीछे कहीं उसने सोच लिया था कि मेहंदी वाकई उसके हाथ पर बहुत हसीन लग रही थी, और इस ख्याल के आते ही वो बेसाख्ता चौंका था। ओह गॉड, कितना मज़े का था, इतना ज़्यादा मज़े का नॉवल।
थैंक यू सो मच गाइस। मुझे भी पढ़ने का ऐसा मौका मिलता है, मैं भी बहुत इन्जॉय करती हूँ क्योंकि मैं भी नॉवल लवर हूँ। और प्लीज़ मुझे ऐसे अच्छे अच्छे नॉवेल्स ही सजेस्ट किया करें ताकि मैं भी डाइजेस्ट कर सकूँ। बहुत बुरे नॉवेल्स होते हैं, बहुत बोरिंग होते हैं समटाइम्स, और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इसको पढ़ते हुए। अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ। होपफुली कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होंगे। और मैंने एक ही सिटिंग में 5 एपिसोड्स इसकी रिकॉर्ड की हैं। और अगर आप लोग अब ये सुन रहे हैं 5वीं एपिसोड, नहीं 4 एपिसोड रिकॉर्ड किए हैं। पहली एपिसोड तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। तो ये जितनी भी एपिसोड मैंने रिकॉर्ड किए हैं एक ही वक्त में किए हैं, पिछली जितनी भी एपिसोड्स थी, ठीक है। तो इस तरह से मेरा फ्लो रहता है, कायम रहता है कि मैं एक तरतीब से नॉवेल्स को पढ़ती रहती हूँ। इस तरह अच्छा लगता है। और बहुत अच्छा था ये। मुझे पहले ही आइडिया था कि वो अगर किसी भी वजह से उसको अपने दादा के पास ले जाएगा तो उसकी बहुत सारी महरूमियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इसीलिए ज़्यादातर वो उसका साथ देता था क्योंकि उसको पता था कि हनीफ़ा की बेटी है वो। और इससे भी ज़्यादा क्या थी बात, इससे ज़्यादा ये बात थी कि हनीफ़ा का वो क्यों करता था, क्योंकि हनीफ़ा ने मदद की थी उसकी अम्मी की, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी स्टोरी चल रही है। और यासिर का करैक्टर बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा। तो बहुत प्यारा ये सीन था कि लाओ नाम ढूंढूं अपना, एट द एंड के उसकी हालत वो भी थोड़ा सा हो गया था, उसको भी था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये सीन बहुत मज़े का था। तो वैसे मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसके आगे रिकॉर्डिंग करूं, लेकिन आज शायद मेरी दांत पता नहीं क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं मेरे दांत, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। आज मैंने चावल बनाए थे हॉस्टल में, और ये मेरा लास्ट वीक है इस यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल में। देन मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, ऐसा नहीं है, 1-2 बार आऊँगी, वाइवा भी अभी रहता है। लेकिन ये है कि अभी रूटीन सारी ख़त्म हो जाएगी, फिर घर होंगे, घर की बातें होंगी, वो आप लोगों से किया करूँगी। तो होपफुली कि आप लोग एंजॉय किया आप लोगों ने ये सब। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में 2 दिन बाद। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।